नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं एचएसएससी, एएलएम, एसए, जेईई के लिए या राजस्थान में आने वाली टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए कंप्लीट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। आपके इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीर कॉन्सेप्ट। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन टूल्स यानी कि हस्त औजार के तहत आज अपनी ये थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लास का जितना भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज की इस क्लास में फाइल्स कराऊंगा मैं यानी रेती और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 101% एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा चैप्टर आपका बहुत आसान है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको आपको समझने में तकलीफ हो, बस आपको सुनते चलना है, डायग्राम को देखते चलना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लास के स्टार्टिंग में मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्लास के एंड में आपको रिवीजन करना है। ये कंपल्सरी है, चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद वन लाइनर और फिर सब कुछ रिवीजन हो जाने के बाद इससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आप लगाइए और उसके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा वीर कॉन्सेप्ट पे, जिस पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है और उसी के अंदर सारी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐप पे ही आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएँगे मात्र 99 रुपीज़ में, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा और ये आपके सिलेक्शन में 50% रोल प्ले करने वाले हैं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं जो पीछे की 2 क्लास में पढ़ी। फेस टेस्टर जिसे नियोन टेस्टर के नाम से भी जान लेते हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो ये प्रतिरोध है जिसे कार्बन प्रतिरोध है, उसका परास कितना होता है? तो 1 मेगा ओम का होता है, जो धारा के मान को 300 माइक्रो एम्पीयर तक कम कर देता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भई इस फेस टेस्टर का प्रयोग कितनी वोल्टेज पे हम करते हैं? तो वो है आपका कितना सामान्यतः 100 से 250 वोल्ट तक और मैक्सिमम हम 500 वोल्ट तक इसका प्रयोग में ला सकते हैं। बाकी डिटेल से मैं इसको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। ये 3 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। फेस टेस्टर का अन्य नाम पूछा जाए तो नियोन टेस्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इलेक्ट्रीशियन का मित्र है और मुख्य औजार है, ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक था वो आपका पेचकस। किसी पेच को लूज़ या टाइट करने के लिए हम पेचकस का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी शेप में देखें तो 3 इसके पार्ट है। आगे वाला टिप ये आपका शंक या ब्लेड है और ये आपका हैंडल है। ये सामान्यतः एक साइज़ में मिलेगा 5 से 30 सेंटीमीटर। विद्युतकार जो यूज़ करता है वो स्टैंडर्ड है 8 से 20 सेंटीमीटर और घड़ी साज वो बहुत ही छोटे पेचकस 1 से 2 सेंटीमीटर वाले लंबाई वाले यूज़ करते हैं। फिर पूछा जाता है कि ये जो पेचकस है इसका हैंडल है वो कास्ट या सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। पेपर में ये क्वेश्चन आया है, इसके हैंडल पर कभी भी हथौड़े से मार नहीं करना चाहिए और इसका हैंडल जो है वो चिकनाई रहित होना चाहिए ताकि आप अच्छे से पकड़ के और पेच फोर्स लगा के अपना आप पेच को लूज या टाइट कर सको। फिर इससे रिलेटेड ये सारी चीजें हमने बाहर निकाल ली और नेक्स्ट जो टॉपिक था वो प्लायर। प्लायर आपका किसके काम आता है? काटने, पकड़ने, खींचने या घुमाने के लिए काम आता है, लेकिन प्लायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्लायर का एक भाग पार्ट नहीं है या फिर कौन-सा एक प्लायर नहीं है? या फिर कोई प्लायर की शेप देके उसे पूछ लिया जाएगा कि इस भाग का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है कि प्लायर आपका कठोर कार्बन स्टील का बना होता है। प्लायर के नाम में देखेंगे तो स्विफ्ट प्लायर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेने लिया जाने वाला प्लायर रहेगा। अच्छा, ये जो प्लायर के नाम रखे गए हैं, ये रखे गए हैं इनके टिप के साइज़ के अनुसार। आगे की टिप को लंबी कर देंगे तो लॉन्ग नोज़ प्लायर बन जाएगा, सीधी रखेंगे तो फ्लैट नोज़ प्लायर बन जाएगा, तिरछी साइड कटिंग मतलब आगे से ब्लेड की शेप दे देंगे तो वो साइड कटिंग या जिसे अन्य नाम डायगोनल कटिंग के नाम से जानते हैं और आगे की राउंड शेप दे देंगे तो राउंड नोज़ प्लायर के नाम से जाना जाता है। फिर कॉम्बिनेशनल प्लायर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला है। अपने इलेक्ट्रीशियन जो प्रयोग में लाता है उसका साइज़ 150 से 200 ज़्यादातर यही साइज़ मिलते हैं 150 से 200 सेंटीमीटर की लंबाई वाले सेंटीमीटर नहीं एमएम लंबाई वाले सेंटीमीटर में बोले तो 15 से 20 सेंटीमीटर रहेगा और एमएम में बोले तो 150 से 200 एमएम के बीच में साइज़ रहेगा, ठीक है? और कोई भी इलेक्ट्रीशियन टूल हो उसमें आप उसके हैंडल पर हमेशा इंसुलेशन का प्रयोग करेंगे ताकि आपके विद्युत का झटका ना लगे, ठीक है? फिर आपके इसके शेप में देखोगे तो आपके टिप हो गया, या आपकी पाइप को पकड़ने के लिए ग्रिप हो गई, ये दोनों आपके जबड़े हैं, जा बोल देंगे। कटर के तौर पर ब्लेड का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों लेग्स को या हैंडल को आपने रिविट कर रखा है, या आपकी लेग्स या हैंडल बोल देंगे जिसपे इंसुलेशन आपकी चढ़ी हुई है।
उसके बाद मैं बात करूँ तो इसके अलग-अलग प्रकार थे, उसमें एक आपका कॉम्बिनेशनल प्लायर, दूसरा आपका लो फ्लैट नोज़, आपकी नोज़ है वो बिल्कुल फ्लैट रहेगी, पकड़ने के लिए काम आता है, मोड़ने के लिए काम आता है, खींचने के लिए काम आता है या काटने के लिए काम आता है। काटने के लिए तो हम डायगोनल प्लायर, कटिंग प्लायर का हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग नोच जहाँ पर आपका हाथ पहुँचना आसान ना हो, तो पर यहाँ पर आप लॉन्ग नोच प्लायर का प्रयोग करेंगे जिसकी चोंच आगे से लंबी है, तो वो छोटी वस्तुओं को पकड़कर बाहर खींच लेगा, ठीक है? तिरछा पकड़ के खींचना हो या फिर मरोड़ना हो तो वो तो देखो काम पे ऊपर डिपेंड करता है। तिरछा प्लायर ये पेपर में पूछा जाता है, इसी का नाम अन्य है डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है? आगे से ब्लेड की शेप होती है जो चीज़ों को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खास करके तांबे और एल्यूमीनियम की तारों को काटने के लिए इसका प्रयोग में करते हैं। राउंड नोज प्लायर आगे से जो शेप रहेगी वो बिल्कुल राउंड रहेगी, जो लूप या हुक, लूप मतलब समझते हो ना? वाइंडिंग की जो लूप बनाते हैं और हुक मतलब मोड़ के आगे आगे इसकी तरफ से मोड़ना हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हैमर था, हैमर से रिलेटेड आपकी डायग्राम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस भाग का नाम क्या है? तो जिससे चोट मारते हैं वो फेस है, फेस के बिल्कुल विपरीत साइड आपकी पिन है, पिन आपका शेप देने के काम आता है। बीच वाला जो भाग है वो आपका चिक है, जो मध्य वाला भाग है, भार को डिसाइड करता है और सबसे कमज़ोर भाग है, ठीक है? आप अगर चिक से फेस की तरफ जाएँगे तो भी आपकी नेक रहेगी, चिक से आप पिन की तरफ जाएँगे तो भी आपकी नेक गर्दन रहेगी, लंबाई वाला भाग रहेगा। हैंडल आपका लकड़ी का बना होता है और जिसमें हैंडल फिट करते हैं वो आई होल होता है, होल मतलब जिसमें आपको फिट करना है। और थोड़ा-सा जो लकड़ी का हिस्सा दिखाई देता है उसे वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। इसी में फिर से हमने ये सारे पार्ट देखे। अच्छा तो हथौड़े का प्रयोग चोट को मारने के लिए चोट मारने वाला औज़ार है जिसका ठोकने, पीटने या असेंबली के कार्य करते हैं तब इसका प्रयोग में लाया जाता है। फिर आपके इलेक्ट्रीशियन कितने वज़न का और कौन से शेप का हैमर यूज़ करते हैं ये पेपर में पूछा जाता है। तो 250 से 400 ग्राम का हथौड़ा हो और कौन-सा हो बॉल पिन हैमर हो क्योंकि मारने के लिए और फिर बॉल आपकी शेप देने के लिए काम में लाया जाता है। अच्छा इसके पार्ट में हमने देखा तो सबसे पहले आपका फेस रहेगा, फेस से हम चोट मारते हैं, पिन इसके बिल्कुल विपरीत साइड में हो जाएगा जो शेप देने के काम आता है, चिक आपका बीच वाला भाग होता है, सबसे कमज़ोर भाग होता है और ये आपके हैमर का वज़न डिसाइड करता है। आपका आई चिक चिक का आपको पता ही बता ही दिया, आई होल जहाँ पर आपका हैमर को आप फिट करेंगे वो आपका आई होल होता है और जो थोड़ा-सा हिस्सा दिखाई देता है उसे वेज कहते हैं। पाल पिन हैमर आपके इलेक्ट्रीशियन के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, जो 250 से लेकर 400 ग्राम का होता है और ये इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि इसकी जो ऊपर वाला पिन है वो बाल के जैसा दिखता है, तो इस वजह से इसे बाल पिन हैमर कहते हैं। क्रॉस पिन हैमर, पिन की जो शेप रहेगी, आपने देखा कि जब प्लायर था तो उसकी नोज़ के अनुसार, उसकी आगे की टिप के अनुसार और यहाँ पर जब हम हैमर कर रहे हैं, तो इसके पिन की शेप के अनुसार इसके नाम रखे जा रहे हैं। तो मतलब हैमर हो, चाहे प्लायर हो, चाहे कोई आप फाइल भी आप आगे आज पढ़ोगे, तो वो उसी के ऊपर शेप का कुछ इस प्रकार से बना देना और उसी के अनुसार उसका नाम रख देना। तो आसान होता है, डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा। क्रॉस पिन हैमर है, आपको पता है लोहे की तारों, पत्तियों आदि बस सिंपल सा पढ़ना है कि भई ये एक हैमर का प्रकार होता है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर जो कारपेंटर की सीटों आप कारपेंटर के लिए कारपेंटर हैमर भी यूज़ करते हो, लेकिन ये भी यूज़ किया जा सकता है स्ट्रेट पिन हैमर जो सीटों और मेटल कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कला हैमर आपको पता है एक तो होता है आपका पिंसर, पिन को खींचने वाला, वो खींचता है सिर्फ़, पिन को बाहर निकालता है। लेकिन ये पिन को ठोकता भी और बाहर भी निकालता है जिसका नाम है कला हैमर। कला दिखाता है ये पिन को ठोक रहा है और इसी से पिन को बाहर निकाल लेगा, तो कला हैमर नाम हमने रख दिया इसको। फिर आपका कारपेंटर हैमर जो कारपेंटर के द्वारा यूज़ में लाया जाता है, नाम के बिल्कुल विपरीत है टैंक, जबकि ये सब टैंक आपका भारी होता है जबकि ये सबसे हल्का है। देखो देखने में भी बहुत ही छोटा दिख रहा है तो टैंक हैमर। फिर हमने देखा एक लकड़ी का भी हैमर होता है जिसे मैलेट कहते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है कि लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? मैलेट कहते हैं। इसका वज़न है वो आधा किलो से 1 किलो, 500 से लेकर 1000 ग्राम। ये वहाँ प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर चोट से निशान ना बने। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे वाइंडिंग में बनाते टाइम, शेप देने के टाइम, है ना? इसका प्रयोग किया जाता है ताकि इंसुलेशन आपका ब्रेक ना हो। सामान्यतः इसका उपयोग कॉपर, एल्यूमीनियम की तारों और चादरों को सीधा करने या मोड़ने के लिए इसमें प्रयोग में लाया जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रीशियन जो नाइफ था, इलेक्ट्रीशियन चाकू या फिर आपका वायर स्ट्रिपर, दोनों के दोनों इंसुलेशन को हटाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि आपकी स्निप या कैंची तार को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो एक क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रीशियन वायर आपका नाइफ हो या आपका वायर स्ट्रिपर, स्ट्रिपर मतलब खींचने वाला, तो इन दोनों का प्रयोग तार को काटने के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके 2 ब्लेड होती है, ये मेन ब्लेड है और ये आपकी स्क्रैपर ब्लेड है। मेन ब्लेड से आप इंसुलेशन हटाते हो, स्क्रैपर ब्लेड से आप फिनिशिंग देते हो, ये सोच लीजिए।
इसकी मेन ब्लेड की जो लंबाई है उसी से ही हम इसके शेप को डिसाइड करते हैं। जो आपके सामान्यतः 50 mm या 75 mm के मार्केट में अवेलेबल है, इंसुलेशन हटाने के लिए काम में आता है। जब इसे इंसुलेशन हटाते हैं तो इसका कोण रहेगा वो 20 से 45 डिग्री, जो पेपर में पूछा गया है। ठीक है? इससे कभी भी तारों को नहीं काटना चाहिए। पिन के सर को पकड़ के खींच लो, पिंसर कहलाता है। तो लकड़ी में से कील को निकालने के लिए इसका प्रयोग में करते हैं और इसकी लंबाई के अनुसार इसको निर्धारण करते हैं। वायर स्ट्रिपर वायर स्ट्रिपर में आपने देखा कि एडजस्टेबल एक रिंग होता है, तो वायर स्ट्रिपर मतलब क्या करेगा? वायर स्ट्रिपर आपका फिर से इंसुलेशन हटाएगा। तो ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ के तौर पर ही हम प्रयोग करते हैं वायर स्ट्रिपर का। इसमें वहां पर जो एंगल था इंसुलेशन हटाने के लिए वो 20 से 45 डिग्री, और यहाँ पर टेम्पर कर रखा है इसको 20 से 45 डिग्री, दोनों में सेम ही डाटा है, तो इसको बोलते हैं वायर स्ट्रिपर। ये हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है, हार्ड स्टील का बना होता है, और इसका भी प्रयोग कभी भी वायर को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका वायर स्ट्रिपर जो इंसुलेशन उतारने के लिए काम में आता है, अलग-अलग खांचे होते हैं, उसी के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। क्रिम्पिंग टूल मतलब दबाने के लिए। आप किसका प्रयोग, 2 वायर को आपको जोड़ना हो, उसके ऊपर लंग्स आपको चढ़ाना हो या फिर आपको थिम्बल चढ़ाना हो, तो आप इसका प्रयोग करते हैं, दबाने के लिए काम आता है। जिसमें अलग-अलग साइज़ के खांचे बने होते हैं। इस क्रिम्पिंग टूल में आपके 0.5 से लेकर 6 एमएम तक की केबल को क्रिम्प किया जा सकता है। ठीक है? तो चीज़ों को दबाने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। स्निप काटने के लिए, स्निप और सीजर में बेसिक सा फ़र्क इतना सा है कि कैंची जो होती है, जो घरों में, वो हर चीज़ में प्रयोग में लाई जा सकती है। जबकि स्निप है वो आपकी स्पेशल किन सी चीज़ों को काटेंगे, तो वाइंडिंग के तारों, माइका शीट और कठोर कठोर जो चीज़ें उनको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्निप का प्रयोग करते हैं। और ये 2 शेप में है, एक तो आपकी सीधी स्निप, स्ट्रेट स्निप जो सीधा काटेगी, और एक आपकी राउंड शेप यानी कि मोड़दार स्निप के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। 150 से 200 वो स्टैंडर्ड साइज़ है। यहाँ भी 150 से लेकर 250 एमएम तक ये आपकी आपकी सीजर होती है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ वही मिलेगा 150 से 200, और ये हर चीज़ों को काटने के लिए इंसुलेशन शीट, धागा, सूती कपड़ा, कागज़ काटने के लिए हम सीजर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेक्सा, हेक्सा आपका एक कर्तन औजार है। हेक्सा में 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक एक आपका ये हो जाएगा, हेक्सा में आप क्या बोलेंगे? ये आपका फ्रेम हो गया और ये आपकी ब्लेड हो गई। और हेक्सा में जो काटने की प्रक्रिया होती है ना? फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, रिवर्स स्ट्रोक में बुरादे को बाहर निकालता है, उसको हेक्सोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सोइंग। हेक्सा में सबसे पहले हम फ्रेम को पढ़ेंगे, तो फ्रेम में आपने देखा कि ये आपका सी आकृति का होता है, हार्ड कार्बन स्टील का बना होगा, बस ये ध्यान रखना है। और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो फिक्स्ड आपका होता है, फिक्स्ड स्क्रू होता है, जिसमें अंदर की तरफ पिन और बाहर की तरफ हैंडल होता है। ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू होता है, जिसमें अंदर की तरफ, दोनों के अंदर की तरफ पिन और बाहर की तरफ वहाँ हैंडल है, और यहाँ आपका विंग्स नट है, जिससे आप ब्लेड को लूज़ या टाइट करते हो। ठीक है? फिर आपने देखा कि इस हेक्स फ्रेम को 3 कैटेगरी में हम यूज़ करते हैं। फिक्स्ड फ्रेम जो फिक्स है, एडजस्टेबल फ्रेम, और ये आपका डी कटिंग हेक्सा फ्रेम, जब गहराई तक आपको काटना हो तो इस फ्रेम की साइज़ को आपने बढ़ा कर दिया। फिर हमने ब्लेड को देखा, तो ब्लेड से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि ये काटने के लिए काम आते हैं। राउंड शेप में होता है, दोनों तरफ दांते प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और कॉर्नर पे इनके पिन होल होता है, जिसमें पिन लगेगी। आपने देखा ना, हेक्सा में जो पिन है वो पिन यहाँ आपकी लगेगी। ठीक है? और जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि 2 आपके दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 दांतों के बीच की दूरी को आप कहते हैं जी क्या? टूथ पिच या सीधा पिच कह देते हैं। टूथ पिच या पिच कह देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है? ना तो आपके ब्लेड ना लूज़ होने चाहिए, ना टाइट होने चाहिए, और इनको पिन होल के द्वारा वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। दाँतें दोनों तरफ हो सकते हैं। अच्छा, दाँतों की जो आकृति होती है या फिर उनकी जो झुकाव होता है वो हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए? विंग्स नेट की तरफ होना चाहिए। ताकि जब हम काटते हैं, तो जब हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटेंगे तो वो विंग्स नेट की तरफ, क्योंकि हैंडल तो आपकी साइड होगा जब आप पकड़ के काटोगे, तो विंग्स नेट मतलब जो फ्लाइंग नेट है जिसे आप कसो या लूज़ टाइट करोगे, उस साइड ही दांते का शेप होनी चाहिए, ताकि जाते टाइम काटे और आते टाइम आपका बुरादा बाहर निकाले, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। फिर आपको बताया कि जो ब्लेड है उसकी मोटाई हम डिसाइड करेंगे। पावर कटिंग जो ब्लेड है उसकी 1.27 27 का डबल मारेंगे तो 2.54, और सामान्यतः 0.6 से लेकर 0.8 एमएम की पावर ब्लेड का आप यूज़ कर सामान्यतः ब्लेड का प्रयोग करते हैं। काटते टाइम ये गर्म होगी ब्लेड, तो इस वजह से हम शीतलक का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम पानी डालेंगे, लेकिन एल्यूमीनियम की चीज़ को काट रहे हैं तो केरोसिन के शीतलक के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है? फिर आपने देखा कि उससे रिलेटेड वहाँ हमने फ्रेम में ब्लेड लगाई, यहाँ टोटली शेप ही कुछ इस प्रकार से बन गई कि काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वो काटता है आपकी एल्यूमीनियम की शीट, लोहे की पाइपों को, वो उन चीज़ों को। ये लकड़ी के काटने के लिए हम किसका प्रयोग करें? चुल आरी या फिर आपके टनल सा, सबके घरों में मिल जाएगी। ठीक है? आप इसके पार्ट को देखोगे तो ये हैंडल हो गया, हील हो गया, ये सारी चीज़ें वही है। ये आपके फ्रंट हो गए, बैक हो गए, टूथ हो गई, ये टो हो गई।
सामान्यतः 250 से 300, ठीक है। और 250 से 300 क्योंकि इसकी शेप थोड़ी लंबी लेते हैं, लकड़ी या लकड़ी की मोटाई है तो 250 से लेकर 300 तक की इसकी शेप का हम प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक 25 पे हम मान के चलते हैं 8 से 10 12 दांतें औसतन हमने मान लिए 10 है, तो 25 में 10 है तो 250 में कितने हो जाएँगे? तो हम मल्टीप्लाई मारेंगे तो इतने दांतों के साइज़ निकल जाएँगे, लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा। ये पूछा जाता है कि इसका रैंक कोण कितना होता है, तो 25 से लेकर 30 डिग्री का इसका रैंक कोण होता है। फिर उसके बाद जब आपने ड्रिल मशीन से कोई होल कर दिया, उस होल के साइज़ को बड़ा करना हो, तो हम की होल सा होल को बड़ा करते हैं की होल सा के माध्यम से, और ये भी आपका एक कर्तन औजार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आगे से देखोगे इसमें ऐसे घुमा के आपके होल को साइज़ को बड़ा किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम अच्छे से पढ़ चुके थे, अब यहाँ से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा और वो रहेगा आपका फाइल यानी कि रेती। जितना टाइम हमने लिया उतना आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवीजन आपकी। ठीक है, तो नया टॉपिक कौन सा है भाई? नया टॉपिक है जी आपका फाइल, रेती। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और डायग्राम देखते रहिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है? ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेती का प्रयोग हमसे सबसे ज़्यादा करते हैं? या फिर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब समझते हो ना? क्योंकि आपके काटने का औजार है, छोटे-छोटे कणों के तौर पर जब इस रेती को फाइल को हम यूज़ करते हैं, छोटे-छोटे कणों के तौर पर ये चीज़ों को काटता है। तो सबसे अच्छी फिनिशिंग कौन-सी रेती की होती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी शेप पे आपका सिंगल कट है, डबल कट है या रास्ट टाइप का है, जो नाम आपके आएँगे आपको अपने आप अच्छे से ध्यान हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे फाइल के बारे में। फाइल मतलब रेती। रेती के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल, आप पढ़ोगे याद हो जाएँगे। यह कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले औजार को रगड़कर वांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने का प्रक्रिया को रेतना कहते हैं। मतलब कि जिस चीज़ को आपने काटा है, आपने मान लें कि आपने हेक्सा से कोई चीज़ को काट दिया और आपको लगा कि भई यार जितना काटना था उससे थोड़ा-सा कम ही कटा है, तो अब फिर हेक्सा तो वहाँ चलेगी नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप रेती का प्रयोग करेंगे, तो उसको वहाँ पर फिनिशिंग लेके आएँगे। काटना स्टार्ट करेंगे तो वो चूर्ण के रूप में, छोटे-छोटे बुरादे के रूप में चीज़ों को फिनिशिंग करेगा। तो किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले औजार को रगड़कर खुरदरी रह गई या फिर मान के चलो कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और काटना हो, रगड़कर अवांछित मतलब जो आप नहीं चाहते पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को आप रेतना फाइलिंग कहते हैं। जिसमें आपने हेक्सा में हेक्सोइंग देखा तो फाइल में आपने फाइलिंग देखा। हेक्सोइंग क्या था? आगे की तरफ काटेंगे, पीछे की तरफ बुरादे को पीछे, आगे पीछे जो करना है वो क्या है? हेक्सोइंग है। तो फाइल में आप चूर्ण के तौर पर, फिनिशिंग के तौर पर अवांछित पदार्थ को हटाने के लिए जो रेती चलाते हो उसको हम फाइलिंग कहते हो। फाइल को चलाते हो तो फाइलिंग कहते हैं। तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त कर्तन औजार, इस कार्य को करने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइलिंग के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं, हेक्सोइंग के लिए आप हेक्सा का प्रयोग करते हैं। रेती एक हैंड कटिंग टूल है। किससे चलेगा भी? हाथ से चलेगा, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये एक हैंड कटिंग टूल है। जितने भी टूल्स हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के हस्त औजार पढ़ रहे हैं। हस्त औजार है तो हाथ से चलने वाले हैं, तो हैंड कटिंग टूल है। जिस पर मल्टी पॉइंट कटिंग एज होते हैं, जिसपे क्या होता है बहुत सारे मल्टी पॉइंट आपके कटिंग एज होते हैं। किनारे मतलब छोटे-छोटे, ये तो देखो आपने देखा कि थोड़े-थोड़े ये तो आपके जो उभरे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं। कभी-कभार उभरे हुए भाग आपको इतने साफ तरीके से दिखाई नहीं देंगे, मैं दिखाता हूँ आपको शेप। देखो इसमें कोई खास तरीके से आपने उभरे हुए भाग नहीं दिखाई दिए। लेकिन कोई आप फाइल ऐसी भी देखोगे जिसमें उभरे हुए भाग आपको साफ तरीके से नज़र भी आएँगे, ठीक है? जैसे ये वाली रेती देखो, इसमें फिर भी ठीक आपका उभरा हुआ भाग अच्छे से दिखाई दे रहा है। और भी ज़्यादा अच्छे से उभरे हुए भाग, जैसे इसमें भी ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो आप, इसको बोलते हैं रास्प कट, इसमें देखो उभरे हुए भाग आपको साफ-साफ दिखाई, तो ये जो उभरे हुए बहुत सारे छोटे-छोटे एज हैं, यही काम आते हैं जब आप किसी चीज़ को फिनिशिंग देते हो या फिर किसी अवांछित पदार्थ को हटाते हो, तो यही उभरे हुए भाग है ना बार-बार, बार-बार उस पे चलेंगे और आपका वो चूर्ण के रूप में, छोटे-छोटे बुरादे के तौर पर आपका फिनिश होते चलेगा और चीज़ों को फिनिशिंग कर देगा या फिर उसको अवांछित पदार्थ को हटा देगा। तो कहते हैं जिस पर मल्टी पॉइंट कटिंग एज होते हैं, कटिंग छोटे-छोटे आपके एज होते हैं, जो आपके फाइलिंग का काम करते हैं। आपके हाथ से आप इस पे फोर्स लगा के इन चीज़ों को साफ करेंगे। इसकी सहायता से जोब जिस पे आप काम कर रहे हो, इस सतह से धातु को चूर्ण के रूप में हटाया जाता है। धातु को किसके रूप में हटाया जाता है? चूर्ण के रूप में हटाया जाता है। ये बात हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। रेती के द्वारा हम प्लेन सतह क्या-क्या, कहाँ-कहाँ प्रयोग कर सकते हैं वो देखिए क्या बता रहा है कि हम प्लेन सतह
है ना, वक्र सतह कर्व्ड सरफेस, सीधी झिरी बनानी हो, स्ट्रेट आपको करना हो, या फिर आपको आयताकार या वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, रेक्टेंगल, सर्कुलर या रेक्टेंगल तथा लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति शेप पर अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। भाई कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? हर जगह प्रयोग में लाया जा सकता है, हर जगह प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि हाथ से चलाना है तो मान के चलो कोई भी ऐसी शेप हो, प्लेन सरफेस हो, प्लेन में बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। कर्व्ड सरफेस हो, गोलाकार हो, तो गोलाकार में भी आपकी ऐसे 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 चल के चलते चलते पूरे गोलाकार शेप में अवांछित भाग को चूर्ण के रूप में हटा देगा। आयताकार हो, वर्गाकार हो, सर्कुलर हो, हर जगह आप फाइल का प्रयोग कर सकते हो। बस ध्यान रखेंगे ये कर्तन औजार तो है, लेकिन कर्तन औजार में आपके फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट रह गया, उसको हटाने के लिए आप इस कर्तन औजार का प्रयोग करेंगे और ये चूर्ण के रूप में, बुरादे के रूप में चीजों को हटाएगा। डायरेक्ट आपका नहीं काट सकता है, क्योंकि आपका पता है ये फिनिशिंग देने के लिए ही आप इसका प्रयोग में लाए। तो फाइल को प्रयोग में लाना फाइलिंग कहलाता है। इसके लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। हैंड कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट एज कटिंग टूल होते हैं इसके ऊपर, है ना, धातु को चूर्ण के रूप में हटाता है अवांछित भाग को। ये हर जगह आपका प्रयोग में लाया जा सकता है, चाहे शेप आपकी कैसी भी हो। अब देखते हैं कि फाइल के कौन-कौन से भाग हैं। तो पार्ट ऑफ फाइल, रेती के मुख्य भाग कौन-कौन से? मुख्य भाग आपसे ये देके आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये इसका भाग क्या है। ज्यादातर ना यहाँ से, इससे, ये वाले पार्ट से आपसे पूछे जाते हैं कि इस भाग का नाम क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आगे वाले भाग को टिप या पॉइंट कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया? टिप या पॉइंट हो गया। जहां आपका साफ साफ दिखाई देता है वो आपका फेस हो गया। किनारों की तरफ वाले भाग को एज कह देंगे। एज मतलब किनारा, जिसमें पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं होती है। इसमें तो आपको, जैसे आप यूज कर रहे हो, सिंगल कट है, डबल कट है या राफ्ट टाइप है, कैसी आप है, वो डिपेंड करेगा फेस पर कैसे आएगा। लेकिन एज पर, एज आपका बहुत ही पतला होता है। एज समझते हो ना? जैसे ये मेरा बोर्ड का एज है, ये पट्टी हो गई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फेस हो गया। फेस तो बहुत बड़ा हो गया। और एज मतलब किनारा, किनारे पर पैरेलल लाइन हो जाएगी। थोड़ा बड़ा है तो दो हो जाएगी, अदरवाइज आपको सीधी एक पैरेलल लाइन दिखाई। फिर आगे बढ़ोगे तो ये हो गया आपका हील। हील पर आप उस रेती का नाम वगैरह लिखते हो, इंडिकेट करते हो कि कौन सी प्रकार की रेती है ये। हील आपका बिना आपके एज वाला भाग होता है। आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल साफ प्लेन भाग है, और इसी पे ये देखो एक चकोर बना के छोड़ रखा है। इसका मतलब यहाँ पर आपके फाइल का नाम रखा लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको आगे दिखा दिखा भी देता हूँ कि आप हील पे देखोगे कि उस रेती का नाम लिख रखा है। ठीक है, ये देखो, फ्लैट बास्टर्ड, सबसे ज्यादा प्रयोग में लेने वाली फ्लैट बास्टर्ड रेती हो गई। ठीक है, आप हील पर हमेशा उसका, ये तो चलो डायग्राम हो गया। आप जब भी देखोगे ना तो फाइल के हील पर, हील पर उस रेती का नाम देखोगे। ये तो पलट के लगा रखी है, ये देखो, ये जो हील है, इस पे, इन हील पर ही इन रेती का नाम लिखा जाता है। आपका वो लिख नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर ये तो रफली डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन सही में रेती का जब भी उठा के देखोगे ना, देखो, सिंगल कट, डबल कट, यहाँ वैसे ही लिख रखा है, लेकिन यहाँ लिखा होना चाहिए सिंगल कट, डबल कट। ये हील पर ही रेती का नाम लिखा जाता है। तो हील पर आपका कोई कटिंग एज नहीं होता, और उस पर आपके क्या लिखा जाता है? रेती का नाम लिखा जाता है। ये देखो यहाँ पर लिख, ये देखो, ये लिख, समझ गए इस बात को? तो हील पर क्या लिखा जाता है? ये देखो यहाँ लिख रखा है, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो हील पर आपका कोई भी कटिंग एज नहीं होता, और उस हील पर आप क्या लिखते हो? रेती का नाम लिखते हो। क्या लिखते हो जी? रेती का नाम लिखते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये भाग हो गया शोल्डर। शोल्डर समझते हो ना? इस शेप में जो भाग है उसे शोल्डर कहते हैं। इस शेप में जो भाग है उसे शोल्डर कहते हैं। तो हील से आगे कौन सा भाग आ गया? हील से भाग आ गया जी शोल्डर। शोल्डर ही आपकी शेप देगा किसकी? टैंगी, टैंगी शेप देगा। और टैंग है ना, वो टैंग कुछ इस शेप से बनाया जाता है कि वो लकड़ी के हैंडल में अच्छे से फिट हो जाए। जैसे आपने हैमर में देखा, आई होल था, आई होल में आपका हैमर आके फिट हो गया। तो यहाँ हम क्या देंगे? इस हील के बाद शोल्डर, शोल्डर आपकी शेप देगा, टैंग बना देगा। टैंग आपका हार्ड नहीं होता इतना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका काम आप कर्तन के तौर पर तो नहीं कर रहे, उसका तो काम है सिर्फ आपका हैंडल में फिट हो जाना। जब हैंडल में फिट कर देंगे टैंक को, शोल्डर से शेप बननी स्टार्ट हो जाएगी, टैंक को आप हैंडल में फिट कर देंगे, तो ये जो लकड़ी में आपने फिट किया है, कभी कभार लूज हो जाए, कभी कभार टाइट हो जाए, और लकड़ी है भाई आपके पानी के साथ, मतलब टेम्परेचर के साथ में गीली हो गई, सूखी होगी, तो वो फैलने भी लग जाती है। कभी कभार वो, उसमें दरार वगैरह आ जाती है। इस वजह से उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं भाई? फेरूल चढ़ा देते हैं। आप फेरूल को कुछ ऐसे समझ सकते हो भी, किसी चीज को टाइट करने के लिए उसके ऊपर बैंड को चढ़ाना। किसी चीज को टाइट करने के लिए उसके ऊपर क्या चढ़ाना? बैंड को चढ़ाना। तो आपने देखा कि भी शोल्डर से शेप बननी स्टार्ट हो गई। टैंग, टैंग मतलब जो तीखा भाग, जो आपका लकड़ी के हत्थे में फिट करना है, और उसके ऊपर आपने फेरूल चढ़ा दिया।
फेरूल चढ़ा दिया ताकि मजबूती बनी रहे, और जो विद्युत कार्य इसकी सहायता से किसी चीज को फिनिश करेगा तो भी अचानक से उसको ये निकलने के बाद कोई चोट ना लग जाए, इस वजह से फेरूल आपकी मजबूती देता है। और लकड़ी का आप क्या करते हो, हैंडल का प्रयोग करते हो, लकड़ी के आप हैंडल का प्रयोग करते हो, ये इसके मुख्य भाग है। तो एज, पॉइंट, फिर फेस, फिर एज, फिर आपका हील, फिर आपका क्या रहेगा, शोल्डर रहेगा, फिर टैंग रहेगा, फेरूल रहेगा और हैंडल। आपसे ये कोई भी एक ये रेती का देके डायग्राम और यहाँ से तीर का निशान खरीद लगा के पूछ लेगा कि इसका भाग का नाम क्या है। ये 4-5 ये 4 नाम आप विशेष ध्यान रखेंगे। हील जो बिना आपका एज वाला भाग होता है जिसपे कोई भी कटिंग एज नहीं होता, शोल्डर जो आपकी टैंक की शेप देगा, टैंक जो आपका हैंडल में फिट होगा, और फेरूल जो आपने हत्थे पर एक आपने तांबे का या फिर मतलब डिपेंड करता है भी कितनी महंगी या सस्ती आप फाइल को बना रहे हो, ये फेरूल आपकी मजबूती प्रदान करता है। तो अब इसके पार्ट में देखें तो आपको फेस देखना है, टैंक जो आपका हैंडल में फिट होगा, हैंडल जो लकड़ी का बना होता है, हील हील आपके जिसपे आपके सारे के सारे आ, रेती के नाम लिखे जाते हैं, कौन सी रेती है, कोर जिसमें आपने एज देखा है ना, एज देखा वो कोर के नाम से इंडिकेट किया जाता है। टिप या पॉइंट जो आगे की शेप को बताएगा, भाई वर्ताकार है, आयताकार है या हाफ सर्कल है, ये आपकी टिप की साइज से। जैसे आपने देखा था ना पेचकस, पेचकस में आपने देखा कि भाई सैंक की लंबाई और टिप की आकृति के अनुसार हम पेच का निर्धारित करते हैं। तो ये टिप की आगे की आकृति के अनुसार भी इस रेती का नाम आपको लिखा जाएगा। शोल्डर जो आपके टैंक की शेप देगा और फेरूल जो आपके हत्थे पे चढ़ाया जाएगा। तो ये मुख्य भागों को एक एक करके इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फेस, फेस के बारे में आप क्या कहेंगे, फेस के बारे में ये कहेंगे रेती का वह चपटा भाग जिससे कटाई दांते बने होते हैं, जिसपे आपके कटिंग एज लगे होते हैं, उसे फेस कहा जाता है। चपटा भाग है, बिल्कुल सपाट सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भी ये फेस है, और जिसपे कटिंग एज होते हैं जिसकी सहायता से आप कटिंग करेंगे, आप फिनिशिंग करेंगे या बुरादे के तौर पर आप अवांछित भाग को हटाएंगे, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, फेस रहेगा। फिर है जी आपका टैंग, टैंग टैंग के लिए क्या कहेंगे, रेती का वह नुकीला भाग, रेती का वह नुकीला भाग कहाँ है, ऊपर की तरफ है, जिस पर हैंडल लगाया जाता है। फेस के बाद आपने देखा कि टैंग, ये फेस हो गया, मुख्य मुख्य भाग को उठा रहे हैं। फिर आप क्या टैंग, टैंग वो क्या है कि रेती का वह भाग जिसके ऊपर आपको हैंडल लगाना है, जिसके ऊपर आपको क्या लगाना है, हैंडल लगाना है, जिस पर हैंडल लगाया जाता है, टैंग कहलाता है। इसे हार्ड वह टेम्पर नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रयोग हम काटने के लिए नहीं कर रहे, और हार्ड और टेम्पर करेंगे, हैंडल लगाएंगे, थोड़ा इसे ठोकेंगे तो वो टूट जाएगा। हार्ड और टेम्पर का मतलब क्या होता है, उसको आप लगातार प्रयोग में ला सकते हैं और अचानक से कोई चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा। और दूसरी बात, इसका प्रयोग हम काटने के लिए नहीं कर रहे, तो इस वजह से इसको हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता, ताकि हैंडल फिट करते समय ये फिट करते समय हम टूट ना जाए। तो फेस हो गया जो चपटा भाग है जिसपे कटिंग एज होंगी, फिर टैंग हो गया जिसमें आपका हैंडल फिट किया जाएगा, जो हार्ड और टेम्पर नहीं होता, अदरवाइज फिट करते टाइम वो टूट जाएगा। फिर है जी आपका लकड़ी का बना क्या, हैंडल, रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर लगा भाग आपका हैंडल कहलाता है। ज्यादातर हम लकड़ी का बनाते हैं ताकि भाई बाई चांस कोई ऐसी चीज को हम फिनिशिंग कर रहे हैं वहां पर विद्युत का झटका लगे तो कम से कम हैंडल की सहायता से आपका बचाव हो जाए। और दूसरी बात, लकड़ी का जो हैंडल होता है उसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि भाई आपकी हाथ में जब टाइटली, क्योंकि फोर्स तो लगेगा, तो आपके हाथ में ना यहाँ चुभन वगैरह कम होगी, लोहे का होगा तो उसके ऊपर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, और साथ में आपके फिर उसके ऊपर आपको इंसुलेटेड कवर भी चढ़ाना पड़ेगा, तो फिर वो कॉस्टली भी हो जाती है, वजन भी बढ़ जाता है, और दूसरी बात फिर थोड़ा सा आपके हाथ में आइठन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से हम लकड़ी का हैंडल का प्रयोग करते हैं ताकि विद्युत का झटका भी ना लगे। फिर नेक्स्ट कौन सा है जी, हील, हील फेस तथा टैंग, फेस ये रहा, फेस ये पूरा फेस हो गया, और टैंग ये रहा, टैंग के बीच वाला भाग, ये फेस है, ये सारा यहाँ तक फेस है, चपटा भाग जिसपे कटिंग एज है, ये टैंग है जिसपे आपने हैंडल को फिट करना है, के बीच वाला भाग आपका हील कहलाता है। फेस, और आपसे पेपर में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हील रेती का कौन सा भाग है, किस किस के बीच का है, तो आपको ध्यान रखेंगे फेस जिसपे पूरा लंबा फेस, चपटा भाग जिसपे कटिंग एज है, और टैंग जिस पर आपने हैंडल फिट किया, उसके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मध्य भाग, प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है, प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है, इस भाग को हील कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, हील। इसी पर फाइल का साइज लिखा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो पेपर में पूछी जाती है, इसी वजह से मैं इस पे जोर देख के आपको इंडिकेट करा रहा था कि इसी पर फाइल का क्या लिखा जाता है, साइज लिखा जाता है कि वे फाइल कौन से साइज की। फिर है जी आपका कोर, कोर मतलब आपका एज
है ना? फेस के साइड में जो किनारे हैं उसको आप एज या कोर कहेंगे। रेती का पतला भाग होता है जिस पर समांतर दांतों की एक पंक्ति सीधी एक सिंगल रो, सीधी क्या रहेगी? समांतर दांतों की एक पंक्ति सिंगल रो रहेगी क्योंकि बहुत ही पतला भाग है। उसपे तो कभी-कभार क्या होता है कि जब हम फिनिशिंग कर रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से फिनिशिंग करना हो या गहराई तक फिनिशिंग करना हो तो आप एज को चलाते हो तिरछा कर कर। ऐसे सपाट चलाएँगे जिस पे बहुत सारे कटिंग एज है वो तो आपका बुरादे के तौर पर, और किसी डेप्थ में आपको बहुत तेजी से गहराई से काटना हो या फिर कोई अच्छी वाली फोर्सफुली आपको चीज लगानी है तो आप रेडी को ऐसा ना कर कर ऐसा कर लेते हैं एज पर। उस पे भी आपके कटिंग एज होते हैं लेकिन समांतर दांतों की एकल पंक्ति होती है। समांतर दांतों की कैसी होती है? एकल पंक्ति होती है जिसे आप कोर या एज कहते हो। कोर या एज कहते हो। सबसे पहले फेस जिस पे बहुत सारे कटिंग एज होते हैं, सपाट भाग होते हैं। टैंग जिस पे आपका हैंडल फिट किया जाता है। आपका फिर हैंडल जो लकड़ी का बना होता है जो टैंग में फिट किया जाएगा। हील जो आपके फेस और टैंग के बीच वाला भाग होता है जिस पे कोई भी कटिंग एज नहीं होती और उस पे दांते का साइज लिखा जाता है। कोर जो आपके साइड वाला बहुत ही पतला भाग होता है जिस पे समांतर आपकी एक पंक्ति के तौर पर, राह के तौर पर आपकी रेखा होती है जो कटिंग के तौर पे काम आएगी। नेक्स्ट है जी आपका टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट जो आगे के, बिल्कुल आगे वाला। टिप टिप मतलब आगे वाला। रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। रेती का आकार इसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेती कितने सेंटीमीटर की है वो हील पे तो लिख देंगे लेकिन रेती कौन सी है, रेती कौन सी है वो किसके द्वारा निर्धारित होगा? टिप या पॉइंट के द्वारा निर्धारित होगा। टिप या पॉइंट के, भाई वो स्ट्रेट रेती है, राउंड शेप की है, हाफ सर्कल, सर्कल शेप की है, आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, कैसी रेती है वो किसके द्वारा निर्धारित होगा? टिप या पॉइंट के द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है? इस पॉइंट की लंबाई चौड़ाई देखकर ही रेती को लकड़ी के हत्थे का निर्धारित होता है। अब जैसो जितनी बड़ी इसका साइज रहेगा उतना ही हम हैंडल। अब मान के चलो आपका जैसे ये पेन है, अब मेरे ये पेन का साइज इतना बड़ा होता तो मेरे हाथ से तो भाई ये लिखा तो थोड़ी बात दूर की बात, अभी उठाया पकड़ा ही नहीं जाता। समझ गए इस बात को? तो इस पेन का निर्धारित इस प्रकार से किया है कि भाई एक आम बच्चा भी अगर इस पेन का यूज करना चाहे तो कर सकता है। तो बहुत हल्का है, पकड़ने में भी आसान है, छोटा बच्चा भी पकड़ सकता है, कोई 10-15 साल का जो पढ़ाना चाहता हो, मेरे जैसा एज आदमी भी पकड़ सकता है इसको। ठीक उसी प्रकार से जो आपका पॉइंट या टिप है, वो कितने बड़ा आकार उस रेती का डिसाइड करेगा, उसी अनुसार हैंडल आपका लगेगा। रेती का साइज बहुत बड़ा है, अच्छे वाली रेती है, हेवी रेती है तो हैंडल भी आपका बड़ा रखना पड़ेगा, और छोटी शेप की रेती है, छोटे आकार की रेती है तो हैंडल छोटे से भी काम चल जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि इस पॉइंट की लंबाई व चौड़ाई देखकर रेती के लकड़ी के हत्थे का आकार निर्धारित किया जाता है। ठीक है भाई? फिर है जी आपका शोल्डर। शोल्डर हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए, टैंग की शेप को कौन देगा? हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले टेपर, प्रयुक्त किए जाने वाले टेपर भाग को क्या कहा जाता है? शोल्डर। मतलब इस प्रकार की शेप दे दी उसने। आपने देखा जब रेती बन के तैयार होने वाली थी तो फिर यहाँ पर आपने क्या किया? इससे ऐसे ये शोल्डर बना दिए, यानी कि किसकी शेप दे रहे हैं? आप उस टैंक की शेप देना चाहते हैं तो इस टैंक की शेप देने के लिए आपने टेपर भाग जो बनाए हैं वो आपका शोल्डर कहलाता है। टेप कर दी मतलब ऐसे, टेप कर दी। ठीक है? टेपर भाग को आप शोल्डर कह रहे हैं। फिर है जी फेरूल, ये इंपॉर्टेंट भाग है। मैंने कहा इन 4 नामों में से एक नाम आपको देके पूछ लिया जाता है। हैंडल में दरार पड़ने तथा दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु की छल्ला लगा दिया जाता है। धातु का क्या लगा दिया जाता है? छल्ला फिट कर दिया जाता है। ये धातु का छल्ला आपका क्या कहलाता है? हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। ये छल्ला आपका क्या कहलाता है? ये छल्ला आपका फेरूल कहलाता है। इस धातु के छल्ले को फेरूल कहते हैं। इस धातु के छल्ले को क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं। मजबूती, दरार वगैरह आई है तो मजबूती बनाएगा। टैंग को हैंडल से अलग नहीं होने देगा, साथ में आपको दुर्घटना से भी बचाएगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। रेती को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। मैंने कहा जितने भी जिनसे फोर्सफुली आपको कोई काम कराना हो, फोर्स लगेगा, वो सारी की सारी चीजें जोर जहां लगता हो वो आपकी हार्ड कार्बन स्टील की बनी होगी। हार्ड कार्बन स्टील की बनी होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना। आपने देखा अपने पेचकस जोर लगेगा पेच को खोसने, हार्ड कार्बन स्टील। हैम्बर जोर लगेगा पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, काटने के लिए तो हार्ड कार्बन स्टील। हैम्बर नहीं, प्लायर प्लायर प्लायर। ठीक है? हैम्बर से चोट मार रहे हैं तो फेस वाला जो भाग है उससे चोट मार रहे हैं, बाल पिन वाला भाग है उसे भी चोट मार रहे हैं तो हार्ड कार्बन स्टील का। आपने पिन सर जोर फोर्स से खींचना है पिन को बाहर तो आपका हार्ड कार्बन स्टील का। रेती से जोर लगा के फिनिशिंग करनी है तो हार्ड कार्बन स्टील। ठीक है? और लंबाई में भी 150 से 200, 150 से 200, 150 से 200। लेकिन रेती की लंबाई है वो अलग अलग साइज के डिसाइड होगी। रेती का साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। साइज कितने की है? उसकी लंबाई से। और साइज की लंबाई को कहां पर लिख देंगे? हील पे लिख देंगे।
जो कि टिप को से हील तक मापी जाती है। अगर मैं कहूँ रेती का साइज बताओ तो हम क्या कहेंगे, रेती का जो साइज है सर वो आपका यहाँ इस टिप से, दूसरा बड़ा मार्कर ले रहा हूँ, टिप से लेकर कहाँ तक, टिप से लेकर हील तक, टिप से लेकर हील तक। ये वाला काम तो आपके कटिंग एज तो है ही नहीं, तो ये वाला यहाँ से लेकर टिप से लेकर हील तक, हील को शामिल नहीं किया, हील को शामिल नहीं किया। अगर हील को शामिल कर रहे हो तो फिर अगर आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, टिप से लेकर हील तक, यहाँ तक ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका रेती का साइज है। हील को अगर छोड़ रहे हो, आप कहोगे सर ये वाला भाग आपका काम का तो है ही नहीं, तो फिर हील तक क्यों ले रहे हो, तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला भाग आपका कटिंग एज के तौर पर है, लेकिन ये अगर नहीं होता तो हम रेती का साइज कैसे डिसाइड करते, क्योंकि यही तो हम रेती का साइज लिख रहे हैं। दूसरी बात, ये शेप ही आपकी आगे चलकर शोल्डर के रूप में आपकी टैंक बनाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट भाग है, हल्के में मत लेना इसको। आप चाहते तो इस पे भी आप क्या लगा सकते हो, आप इस पे भी कटिंग एज लगा सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इतने नजदीक से, इतनी लंबाई से आप किसी चीज को काट रहे हो, तो बिल्कुल हाथ के पास अगर आप किसी चीज को काटोगे तो आपको डर रहेगा कहीं आपकी उंगली में वो नुकीली चीज ना लग जाए। इस वजह से ये वाला भाग आपका बिना कटिंग एज के तौर पर रख दिया जाता है, ताकि भाई बंदा कोई रिस्क ना ले, भाई यहाँ पूरी लंबाई शेप पर आप इसके चोट मारने, फिनिशिंग के तौर पर आप फाइलिंग का काम ना करें, इस वजह से वो वाला भाग आपका खाली छोड़ दिया जाता है। तो आपकी रेती का साइज क्या रहेगा, टिप से लेकर हील तक, टिप से लेकर हील तक के आपके रेती का क्या होता है डिसाइड, साइज डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है जी, साइज डिसाइड होता है। क्लियर है। फिर एक बात और बोली है कि जो टिप से हील तक के मापी जाती है, ये आपकी लंबाई हो गई, कहां से, क्या कहेंगे, टिप से लेकर हील तक की आपके रेती का साइज रहेगा। इसके टैंक को छोड़कर संपूर्ण रेती को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड व टेम्पर किसको कर रहे हैं, टैंक को छोड़कर, टैंक को छोड़कर आपका पूरा हार्ड और टेम्पर किया जाता है। टैंक को हार्ड और टेम्पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हैंडल को इसके अंदर लगाएंगे, फिर लगा के ऐसे ठोकोगे तो फिर वो टूट जाएगा। हार्ड और टेम्पर होने का मतलब उस पे अचानक से कोई चोट नहीं मार सकते। हाँ, जोर कितना ही लगा सकते हो आप हार्ड और टेम्पर पे, जोर कितना ही लगा सकते हो, लेकिन अचानक से कोई चोट मारोगे तो वो टूट जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये थे रेती के मुख्य भाग। रेती के मुख्य भाग को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, ये डायग्राम देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वाला भाग कौन सा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो टिप या पॉइंट रहेगा, इसी से आपका हैंडल का डिसाइड होगा कितना बड़ा हैंडल लगाना है। दूसरी बात, इसी से पता लगेगा कि रेती कौन सी है, रेती कौन सी है। ये आपका फेस है जिसपे बहुत सारे कटिंग एज होते हैं जो आपके फाइलिंग का काम करेंगे। ये एज है जिसपे आपकी एक सीधी रो के तौर पर आपका कटिंग एज लगा होता है, ठीक है। ये फिर आप फेस से आगे बढ़ोगे तो हील है, इस पे कोई भी आपका कटिंग एज नहीं होता, जिसपे आप रेती का साइज लिखेंगे। फिर आपका शोल्डर है, शोल्डर ही आपके टैंक की शेप देगा जो आपके किसमें हैंडल में फिट हो जाएगी। हैंडल और टैंक को फिट करने के बाद यहाँ फेरूल चढ़ा दिया जाता है ताकि आपकी लकड़ी की जो दरार वगैरह आई है उस पर मजबूती हो जाए, और प्लस में फिर हम क्या कहेंगे, प्लस में हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी चोट ना लगे। अब है जी रेतियों का वर्गीकरण। आप कहोगे सर इतने सारे नाम याद, कुछ भी नाम याद नहीं रखना, मेरे साथ पढ़ते चलना है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन आएगा और आपका देखते ही अटेम्प्ट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, बस मेरे साथ ध्यानपूर्वक सुन लेना है, और मैं इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्लास की खास बात ये है। अच्छा एक चीज और सुनना, जो बच्चे ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर मान के चलो कि जिन्होंने पहले कभी पढ़ा था और किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने नोटिस किया होगा इन चैप्टरों को ना ऐसे टिपाया जाता है, ऐसे निकाला जाता है जैसे ये चैप्टर सिलेबस का हिस्सा ना हो। तो मैंने कोशिश क्या की, मैंने कोशिश ये की भी यार चीजों को, जब ठीक है अभी कोई टीचर मान के चलता है कि भाई आसान चीजें हैं, तो आसान है तो वो टीचर को आती है, बच्चे को नहीं आती ना। को भी समझाया जाए, को बताया जाए कि भाई ये चीजें ऐसे हैं, बार बार आज थोड़ा धीरे चला जाए। देखा होगा आपने पहली क्लास में, उस क्लास को मैं 15 मिनट में भी फिनिश कर सकता था। हो सकता है इस बात से मेरे से कोई स्टूडेंट खफा भी रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने रोक रोक के चीजों को तोड़ के आपके सामने के ऐसे पेश किया है, भाई ये चीजें आपको बार बार आपको रिलेट करके आपके माइंड में सेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो टाइम। अगर 2 या 3 नंबर का है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भी इस काम का नहीं है, 2-3 में बहुत सारे स्टूडेंट हम पीछे, क्वेश्चन सही। अच्छा दूसरी बात, बहुत सारा मटेरियल बच्चों को ऐसे बता दिया जाता है स्लाइड में लाकर, भाई यहाँ ठीक है ये बात एक दिन में एक क्लास में पूरा। आप इस चीज का इफेक्ट ना बच्चों पे इतना पड़ता है कि इस टॉपिक को ही इग्नोर करने लग जाते हैं। बस एक बार पढ़ दिया छोड़ दिया, यार इससे कोई क्वेश्चन, अरे आएंगे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, जब आएंगे तो इतनी कंफ्यूजन होगी क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है,
तो थ्योरेटिकल पार्ट को ना ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, बार-बार रिवीजन के तौर पर लिंक करना चाहिए ताकि याद हो। और आप देखना, जब इसकी 1 या 2 क्लास के बाद आपको जब मैं रिवाइज़ कराऊँगा ना लास्ट क्लास में, आपको लास्ट वाली क्लास को छोड़कर बाकी पिछले चारों, तीनों, चारों, पाँचों जितनी भी क्लास होंगी, वो सारे आपके माइंड में सेट हो जाएँगे। तो ये एक तरीका है पढ़ने का और इस प्रकार से ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले है जी आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर कैसी रहती है? कहेंगे कि फ्लैट रहती है, हस्त रहती है, मील रहती है, ठीक है? त्रिभुजाकार रहती है, वर्गाकार रहती है, गोल रहती है, अर्धगोल है या नाइफेज रहती है। आपको क्या देखना है? टिप या पॉइंट देखना आगे वाला, टिप या पॉइंट देखना है। अगर वो गोल हो तो वो गोल रेती बन जाएगी, अर्धगोल हो, आधी गोल हो तो अर्धगोल बन जाएगी, नाइफ बिल्कुल तीखी साफ चुभने वाली हो तो वो आपकी नाइफ एज रेती बन जाएगी। वर्गाकार की शेप हो तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार हो तो तीन, मील हो चारों साइड, मील मतलब सारी साइड से एक जैसी हो तो मील, हस्त हो मतलब सामान्यतः जो प्रयोग में लाते हैं वो हस्त हो जाए, फ्लैट सीधी। तो ये टिप की आगे की शेप देखनी है तो आकृति बन जाएगी। आगे की टिप देखनी है, टिप मतलब आगे की आकृति देखनी है तो आकृति के अनुसार फाइल का आधार बन, समझ गए? भाई आप मेरे को कैसे पहचान रहे हो? भाई सर कि ये आप मेरे को नाम से पहचान रहे हो, लेकिन मान के चलो भाई आप मेरा नाम नहीं जानते तो मेरा आप फेस तो ध्यान देख के पहचान सकते हो ना कि ये वीरकर्ण सर है। फेस देख के तो पहचान ही सकते हो, भाई ये हमारे सर है, वीरकर्ण सर है। ठीक उसी प्रकार से टिप को देखेंगे, टिप देखेंगे कि भाई अगर वो गोलाकार है तो गोलाकार है, आयताकार है तो आयताकार, वर्गाकार है, चाकू की तरह तीखी चुभने वाली है तो वो आपकी नाइफ एज है। अगर वो कहें कि वो चारों तरफ से बराबर है तो मील है, सीधी फ्लैट है तो फ्लैट है। और ज्यादातर जो प्रयोग में लाई जाती है वो फ्लैट रहती है, आपकी रहती है, जो हस्तरेती के तौर पर भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। फिर है जी दांते, दांते कैसे काटे, कटिंग एज आपने कैसे काटे। अगर सिंगल ऐसे सिंगल कट है तो सिंगल एज होगी, डबल है तो डबल एज होगी, राफ्ट ऐसे उभरे हुए भाग है तो राफ्ट होगी, वृत्ताकार ऐसे अगर कटिंग काट रखी है तो वो वृत्ताकार होगी, स्पाइरल स्पाइरल मतलब ऐसे घुमावदार काट रखी है तो स्पाइरल हो जाएगी। यानी कि हम देखेंगे रेती के कटिंग एज, जो काटने वाले दांते वो कैसे हैं, उसी के अनुसार एक रेती का एक प्रकार बन गया दांतों की कटिंग कैसे। सबसे पहले देखा आगे की टिप क्या करती, मेरा फेस देख के, मेरा फेस देख के डिसाइड कर लिया। अब मान लेते हैं कि कटिंग एज, भाई मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ा रहे हो तो आपने रख दिया सर इलेक्ट्रिकल थ्योरी, यानी कि आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। अगर यही आप मेरे को कंप्यूटर पढ़ाता देखते तो आप कहते कि ये तो कंप्यूटर का टीचर है। तो ये काम सिंगल एज, सीधी एक रेखा वाले काटने वाले कटिंग एज है तो सिंगल एज, जो जैसा काम हो उसका, सिंगल एज है या डबल एज है या फिर आपके राफ्ट राफ्ट रास्प ऊपर उभरे हुए प्रकार के, या वृत्ताकार है या स्पाइरल है, तो वो अपने दांतों के कटिंग के आधार पर। फिर है दांतों की ग्रेड, ग्रेड दे देना। ग्रेड मतलब भाई एक ग्रेड का मतलब है कितने दांते, कितने दांते आपने कटिंग एज के तौर पर प्रयोग किए, वो उसका ग्रेड का डिसाइड हो गया। रफ रेती में आपके दांते कम रहेंगे, बास्टर्ड रेती जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है उसमें दांतों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको मैं मोटा मोटा चलो लेके चलता हूँ लास्ट में, फिर आपको थोड़ा मजा भी आएगा पढ़ने में। जैसे आपने देखा सबसे पहले रफ रेती, इसमें रेती में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, 8 दांते। फिर उसके बाद आपने देखा था बास्टर्ड, इसमें 12 दांते प्रति सेंटीमीटर, दांतों की संख्या बढ़ा रहे हैं। फिर आपने देखा कि भाई अगर दांतों की संख्या 16 कर दे, 16 कर दे तो सेकंड कट रेती बन जाती है। अगर दांतों की संख्या बहुत ज्यादा कर दे, जो फिनिशिंग के तौर पर चीजों को बिल्कुल साफ तौर पर करने के लिए 20 से 24 दांते, वो स्मूथ रेती बन जाती है। अगर दांतों की संख्या 40 से 65 कर दे, थोड़ी सी महंगी है तो उसको बोल देते हैं सुपर हेड स्मूथिंग रेती। इसके बाद तो भाई ऐसे ही समझ लेना, बिल्कुल खुरदरी जो शेप थी उसको बिल्कुल सपाट चिकना बना दिया, चिकना चमेला बना दिया, तो वो आपके बन जाएंगे सुपर। तो ये कैसे है, ये है जी दांतों के कितने दांते प्रति सेंटीमीटर, रफ में 6 से 8, फिर बास्टर्ड में थोड़े और बढ़ जाएंगे, फिर आपके स्मूथ वाले में सेकंड कट में और बढ़ जाएंगे, स्मूथ वाले में बहुत ज्यादा, और सुपर स्मूथ कर दिया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, आपके एक ही सेंटीमीटर में बहुत सारे दांते हो जाएंगे। समझ गए? तो ये हमने वर्गीकरण किया है रेती का। सबसे पहले आगे वाली टिप देख लो, आगे वाली टिप कैसी है उसके अनुसार हमने बोल दिया फ्लैट है, मील है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है या अर्धगोलाकार है। फिर हमने देखा दांतों के कट कैसे लगे, सिंगल कट है, डबल कट है, उभरे हुए हैं या वृत्ताकार है या स्पाइरल आकार के हैं, तो वो दांतों की कटिंग के अनुसार। फिर देखा दांते कितने हैं, कितने एक सेंटीमीटर में कितने दांते हैं, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, 40 है, 46 है, तो बन गया रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ कट, सुपर है। समझ गए? तो ये है जी रेती का वर्गीकरण। आपको मैंने बहुत ही आराम पूर्वक इन चीजों को समझाना है। जल्दबाजी में कहूं कि भैया ये नाम है, इनको पढ़ लेना, फारिग कर लेना,
तो भाई ये फिर मेरे को तो ये क्या पता ये याद हो, आपको याद नहीं हो। कहने का मतलब है याद तो करनी ही नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा समझना है, लिंक करना है चीज़ों को। देखते ही एग्ज़ाम में पता लग जाए कि भई हाँ, अगर मैं कहूँगा गोलाकार, तो आपको ध्यान देना है कि गोलाकार किस आकृति के किस-किस बेस पे बना होगा? सर आगे की टिप गोल है, इसका मतलब आकृति को बता रहा है। मैंने कहा जी वर्गाकार, सर आगे की टिप वर्गीय आकार है, चारों भुजा बराबर है तो वर्गाकार। मैंने कहा जी रास्प, रास्प कट रही थी, तो आप कहेंगे सर रास्पकट यानी कि कटिंग एज है वो उभरे हुए हैं, कटिंग एज उभरे हुए हैं, यानी कि ये तो दांतों की कटिंग के आधार पर बाँटा गया है। मैंने कहा जी 1 सेंटीमीटर में 24 दांतें हैं, 24 कटिंग एज है। आप कहेंगे अच्छा सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बता रहे हैं, इसका मतलब हम इसका डिसाइड कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दांतों की ग्रेड के आधार पर। तो ये 3 प्रकार से हमने बाँटा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन-सा आकृति के अनुसार पर। आकृति के आधार पर फाइल्स के प्रकार। और ये पूरा एक टॉपिक है ना, मैंने आज की एक क्लास में पूरा एक ही टॉपिक लिया है क्योंकि 1 नंबर की ये क्लास है। आप कहोगे 1 नंबर के लिए सर 1 घंटा, भाई अगर 1 घंटे में अगर 1 नंबर बन रहा हो ना, तो सोच लेना बहुत ही सस्ता नंबर है ये, बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान है। समझ रहे हो ना? इस हिसाब से अगर अपने 70 की है तो 70 घंटे में तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी नहीं। कभी-कभार 1 नंबर के लिए हमें 10-10, 8-8, 10-10 घंटा भी पढ़ना, लेकिन कोई बच्चा उसको इग्नोर नहीं करेगा। हाँ, टाइम नहीं होता कभी-कभार, मान के चलो कि 20 दिन के बाद पेपर हो और आप अब आपने आँखें खोली है, तब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को उठाना होता है कि भई यार ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आएगा, 1 नंबर के लिए 10 घंटा पढूँ या फिर 10 घंटे पढ़कर 5 नंबर कमाऊँ। तब वहाँ सोचो कि भई यार 5 नंबर कमाएँगे, 5 नंबर कमाएँगे 10 घंटे में, ये ना कि 10 घंटे में 1 नंबर। तो वो वहाँ डिसाइड करना होता है। अब अपने पास टाइम ही टाइम है, इस 1 नंबर के लिए 1 घंटा, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है ये, बहुत ही सस्ती और आसान डील है। सबसे पहले जी फ्लैट रेती, सबसे पहले कौन से फ्लैट रेती? यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है। आगे से की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम शेप ऐसी नज़र आएगी, ये देखो, आयताकार काट वाली रेती, ठीक है? इसकी दोनों ही चपटी सतह पर दोनों फलकों पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ सिंगल कट या डबल कट दांते होते हैं। यहाँ पर दांतों के कर्तन के अनुसार हम नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं आगे की जो है वो फ्लैट रहती, फ्लैट मतलब सीधी रहती गई। अच्छा फ्लैट सर आपने रेती फ्लैट रेती को सर आपने वर्गाकार क्यों नहीं दी शेप? तो भाई ये रेती कैसे होती है? ये रेती लंबी होती है। वर्गाकार होगी तो चारों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये लंबी होती है और किनारे इसके पतले होते हैं। तो लंबी होगी तो ये लंबाई आपकी ऐसे जाएगी और किनारे आपके छोटे होंगे तो ऐसे होंगे, तो ये आयताकारी शेप बनेगी। वर्गाकार कैसे बनती? वर्गाकार ऐसे शेप बनती, ऐसे बनती। यानी कि एज भी आपके मोटे होने चाहिए, जबकि एज इसके मोटे नहीं होते। एज पे तो सिंगल समांतर एक ही रेखा होती है, तो आगे से कैसे बनेगी? आयताकार बनेगी। कैसे बनेगी? आयता। और दोनों साइड इसके आगे की तरफ फेस जो है ना, फेस के आगे और पीछे दोनों की तरफ आपके सिंगल कट या डबल कट आपके लगे होते हैं, ठीक है? दांते लगे होते हैं, जबकि दोनों एज एक सिंगल कट सीधी दांते के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई, अगर एमएम में लिखूं तो क्या बोलेंगे? 150 एमएम से 400 एमएम, वो डिपेंड करता है कितने एमएम की या कितने सेंटीमीटर की आप ले रहे हो, आपको कितनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध है, इसका उपयोग कार्यशाला में सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा ये हटा दूं क्योंकि हमने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है अपनी रेती को। आपके प्रयोगशाला में कार्यशाला में सबसे अधिक उपयोग में प्रयोग होती है और वो कौन सी है? फ्लैट रेती। अच्छा प्रयोगशाला में आपको प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि भाई वहां वो चीजें आएंगी जिसको आपको या तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रयोग करना हो या फिर मान के चलो कि भाई वहां पर आपको किसी चीज में उसका यूटिलाइज करना हो एक्सपेरिमेंट के तौर पर, या फिर मान के चलो किसी को दिखाना हो, ऐसे ही समझ लो प्रदर्शनी के तौर पर। तो प्रयोगशाला में तो बहुत सारे औजार ऑलरेडी होते हैं, कटिंग एज भी होते हैं, कोई हेक्सा भी होगी तो हेक्सा से हम काट लेंगे तो फिर अब उसकी बस फिनिशिंग करनी है। अवांछित भाग में आपको उसकी फिनिशिंग करनी है। कभी कभार ये होता है कि अपने पास कटिंग एज का अभाव होता है, तो फिर बहुत लगे रहो, आपको बहुत सारा सेंटीमीटर वाला हिस्सा, लेकिन यहाँ पर कटिंग एज तो आपके प्रयोगशाला में तो औजार तो आपके पास सारे ही है, इसका मतलब आपने कटिंग तो उसकी अच्छे से कर ली है। अब बस आपको फिनिशिंग करनी है, फिनिशिंग के तौर पर आप फ्लैट रेती का प्रयोग करते हो, जिसमें आप आगे की जो एज होता है वो आयताकार शेप होती है, आपके दोनों साइड फ्रंट और बैक फेस जिसे बोलते हैं उस पे सिंगल कट और डबल कट दांते लगे होते हैं। 15 से 40 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड में आप कितने लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली फ्लैट रहती है, ठीक है। फिर अच्छी मील रेती,
मील रेती। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई दोनों मैंने कहा ना चारों साइड से बराबर हो, तो मोटाई भी उतनी रहेगी और आपकी चौड़ाई भी उतनी रहेगी, है ना। मोटाई इस रेती की चौड़ाई और मोटाई समस्त लंबाई के समान होती है, मतलब बिल्कुल सेम चलेगी। आप कहोगे सर ये तो आगे से भिड़ी होती हुई जा रही है, नहीं, आप इस पे देख लीजिए, आपको ये शेप देनी है, आपको ये शेप देनी है इस वजह से। अदरवाइज पिछली रेती में आप देखोगे तो देखो जितनी आपने देखा कि भाई यार ये तो बिल्कुल समान ही जा रही है, ये जा रही है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसकी जब ये वाली देखो, ये वाली बिल्कुल सही शेप दे रखी है, ये सबसे अच्छे से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखी है कि भाई ये कौन सी मील रहती है। तो इसकी चौड़ाई और मोटाई की सारी की जगह समस्त आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। जबकि इसमें जो मोटाई होती है ना, वो यहाँ पर मोटा भाग होगा, मोटा 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 मोटा, यहाँ पर आके कम हो जाएगा इस बात को। या फिर ये कहेंगे कि भाई दूसरी साइड से चलेंगे सर, यहाँ मोटा भाग मोटा मोटा, यहाँ आके आपका कम पतला भाग होगा। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे मील, मील मतलब आप ऐसे सोच लो कि मील, तुम्हारी क्या मील सिटी मार रही है, मील मतलब कोई कारखाना, कारखाना आपका चौकोर होता है चारों साइड से, ऐसे सोच लो। फिर भी अगर ऐसे सोचेंगे भाई आगे से चौड़ा फिर भिड़ा भिड़ा भिड़ा, तो भाई वहां अच्छे से भरकर काम नहीं कर पाएंगे। चारों साइड से एक जैसा हो, तो इसकी जितनी इसकी लंबाई होती है उसकी चौड़ाई और मोटाई समझ क्या होती है, समान होती है, उसे मील रहती है। ये याद कर सकते हो, इसलिए मील मतलब जो मील है उसमें इसकी पूरी रेती की जो लंबाई के दौरान उसकी चौड़ाई और मोटाई समझ समान रहेगी। जितनी चौड़ी और मोटी ये यहाँ है, जितनी चौड़ी मतलब ये और मोटी मतलब ये, जितनी चौड़ी मोटी ये यहाँ है वो एंड तक आपकी उतनी रहेगी। आगे जो इसका एज है वो चौरस हो सकता है, एज आपका कैसा हो सकता है, चौरस, गोल या डायमंड शेप में होता है। इसका चौरस, गोल या डायमंड शेप में होता है, चौरस, गोल या डायमंड शेप में होता है। ये डायमंड शेप हो गई, ये चौरस या गोल बोल सकते हैं, ये चौरस या गोल शेप में बनाकर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि मील रेती से रिलेटेड कोई बात, अगर बस नाम पढ़ने और बस इनसे रिलेटेड बातें पढ़नी है, मील रेती से ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रेती है जिसकी पूरी लंबाई के दौरान चौड़ाई और मोटाई एक जैसी हो, तो आप ध्यान रखेंगे मील रेती। आगे की टिप कैसी रहेगी, तो हम कहेंगे कि भाई चौरस, गोल या डायमंड शेप की रहेगी। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं जिनका उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप देने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि जैसी आगे की शेप है वैसे अनुसार इसका प्रयोग में लाया जा सकता है, तो कह रहे हैं कि अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए, अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए इसका प्रयोग में लाया जा सकता है, और इस पे सिंगल कट दांते बने होते हैं। तो कैसे होते हैं, सिंगल कट दांते बने। अच्छा, फ्लैट रेती पर सिंगल कट या फिर सिंगल और डबल कट दोनों प्रकार के दांते बने होते हैं, आगे और पीछे, ठीक है। और इसमें हमने देखा मील रेती, मील रेती में हम क्या कहेंगे, मील रेती सर वो रेती है जिसमें पूरी लंबाई के दौरान मोटाई और आपकी चौड़ाई बराबर रहे। इसमें और क्या ध्यान देना है, इसके जो आगे की जो टिप रहेगी वो चौरस, गोल या डायमंड शेप रहेगी, और सर इस पे सिंगल कट दांते लगे होते हैं, और अर्ध गोलाकार ग्रुप ग्रुप देने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट कौन सी है जी, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार की दांत, अब पता लग गया कि टिप का आकार आगे से कैसा होगा, त्रिभुजाकार। तीनों शेप, एक, दो और एक इसके पीछे हो गई, तीनों शेप आपको त्रिभुजाकार में दिखाई देगी। इस रेती का अनुप्रस्थ काट समबाहु त्रिभुज के आकार, समबाहु मतलब जिसमें तीनों भुजा समान हो, इसलिए इसे त्रिभुजाकार। इस रेती का जो आगे की जो टिप रहेगी वो देखने से कैसे प्रतीत होगी, त्रिभुजाकार प्रतीत होगी। इसकी आगे से देखने से टिप कैसे प्रतीत होगी, गोल, वर्गाकार या फिर आपकी आयताकार, डायमंड शेप में इसके आगे की टिप रहेगी। और जितनी मोटाई वो यहाँ है वो समस्त की मोटाई सेम रहेगी। जबकि इसमें आप देखोगे तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रयोग हम देखेंगे कि वे आगे से समबाहु त्रिभुजाकार, तीनों भुजाएं आपको समान नजर आएगी, तो वो वाली आपकी कौन सी हो जाएगी, त्रिभुजाकार रेती हो जाएगी। इस रेती में तीन समान आकार के आयताकार फलक होते हैं, तीन समान आकार के आयताकार फलक होते हैं जिन पर साधारणतः सिंगल कट दांते बने होते हैं। सिंगल कट दांते आप देख रहे हो, डबल कट होते हैं, डबल कट होते हैं तो कैसे होते हैं, ये सिंगल कट है, डबल कट होते हैं तो ऐसे दांते और लग जाते हैं, ऐसे दांते इनके ऊपर और लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि भाई तीन आयताकार, सर आयताकार क्यों बोला, जबकि ये तो त्रिभुजाकार है। भाई त्रिभुजाकार कैसे बनेगी, देखो त्रिभुजाकार ऐसी कोई शेप बनेगी, ये आगे से देखने से ऐसे प्रतीत होगी, ये रेती ऐसे प्रतीत होगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये रेती का एक भाग आएगा, ये रेती का एक भाग आएगा, और एक रेती का भाग कुछ ऐसे आएगा। आप कहोगे इतनी छोटी ऐसे कैसे रेती बनेगी, ये मैंने बताया है। लेकिन आप इस शेप को देखोगे तो बताओ ये शेप कैसे बनी, आयताकार बनी। आयताकार क्यों बनी सर, वर्गाकार बोलो इसे, क्योंकि रेती की लंबाई होती है ना, रेती की लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती। समझ गए इस बात को, तो कुछ इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो तीन आयताकार शेप आपको नजर आएगी, लेकिन आगे से टिप को देखोगे तो वो कैसी रहेगी, वो टिप आपकी कैसी रहेगी, त्रिभुजाकार में रहेगी।
इस रेती के 3 समान आकार के आयताकार फलक, इसके आगे की तरफ ये पहला फलक बन जाएगा इधर, ये इसका आगे की तरफ देखोगे तो ये इसका पहला फलक बन जाएगा, है ना? ये वाला फलक पहला बन जाएगा इधर, फिर ये दूसरा बन जाएगा और इसके पीछे ये तीसरा फलक ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे वो बोल रहा है कि 3 आयताकार फलक आपको नज़र आए और जिसमें सामान्यतः सिंगल कट आपके क्या लगे होते हैं, सिंगल कट आपके कटिंग एज लगे होते हैं। इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आरी के दांतों, आया था ना आपका? आया था ना? आरी के दांतों के लिए, चूल आरी में दांतों को शार्प करने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? ये आया था। लकड़ी को काटने के लिए हम चुलारी या टनल सा का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें किसके उसके दांतों को शार्प करने के लिए कौन से दांते का प्रयोग करते हैं? तो हमने कहा था कि हम त्रिभुजाकार दांते का प्रयोग करते हैं। इस दांते का प्रयोग मुख्य रूप से आरी के दांतों, मुख्य रूप से क्या कहेंगे? आरी के दांतों पर धार लगाने तथा चौकोर व तिकोने खांचों को कोने को शार्प करने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि दांतों को शार्प कर रहे हैं, किसके? आरी के दांतों को शार्प करने के लिए हम त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। फिर बोला है कि इसका चौकोर या तिकोने, तिकोने क्यों? क्योंकि इसके आगे की शेप तिरकोनी है, तो तीनों साइड से ये एडजस्ट हो जाएगी, तीनों साइड से एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुजाकार इसकी तीनों भुजाएं हैं, तो इस वजह से तीनों संग सेट हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि चौकोर या तिकोने खांचों में कोने को शार्प करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आप प्रयोग करते हैं जी आपका त्रिभुजाकार। 3 हो गई, सबसे पहले फ्लैट, आगे से आयताकार शेप रहेगी, आपके सिंगल कट और डबल कट दोनों तरफ फेस पे लग सकते हैं और प्रयोगशाला में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। दूसरी थी आपकी मील, मील क्या? मील मतलब जो कारखाना है मील, तो उसमें कहेंगे पूरी लंबाई के दौरान आपकी चौड़ाई और मोटाई सेम रहेगी, ठीक है? मील से रिलेटेड और क्या? आगे की शेप क्या रहेगी? चौकोर रहेगी, गोलाकारी रहेगी या डायमंड शेप रहेगी और सिंगल कट दांते लगे होते हैं। फिर हमने देखा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है तो इसकी आगे की शेप, टिप की जो शेप है वो समबाहु त्रिभुजाकार रहेगी, लेकिन जो फलक बनेंगे वो आयताकार फलक आके बनेंगे। फिर हमने देखा कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? चुल आरी या फिर आपकी टनल चाथी, है ना? उसमें आपको क्या करेंगे? दांतों को शार्प करने के लिए ये कोई ऐसी जगह जहाँ पर चौकोर या त्रिभुजाकार में वहाँ आपको चारों तीनों या चारों काने कोने आपको शार्प करने हो, तो आप त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग, ठीक है? बार-बार रिपीट करते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अगर आगे की शेप वर्गाकार हो, आगे की शेप देखो, देखो ध्यान से, आगे की जब इसकी शेप को देखोगे, तो ये पहली भुजा हो गई, ठीक है? ये पहली भुजा हो गई यहाँ पर, ये वाली, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये चौथी। तो आगे की शेप कैसी रहेगी? आगे की शेप इसकी रहेगी जी वर्गाकार, वर्गाकार रहेगी, ठीक है? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये वर्गाकार शेप हो जाएगी, ठीक है? आप देखोगे ये वाली, ये वाली, ये वाली और एक इसके पीछे होगी जो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है? तो ये शेप कैसे हो जाएगी? आपकी टिप की शेप आपकी वर्गाकार हो जाएगी, ठीक है? इस रेती का अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? वर्गाकार रेती कहते हैं। इसका प्रत्येक फलक 90 डिग्री, वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई? वर्ग में प्रत्येक, वर्ग बनाया आपने, ये तो आयत है। चारों भुजा वर्ग की क्या होती है? समान होती है। तो प्रत्येक फलक कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक फलक 90 डिग्री का बना होता है। फेस पर डबल कट दांते लगे होते हैं। फेस पर कैसे दांते होते हैं? डबल कट। अच्छा ये सर क्या याद रखने हैं? सिंगल कट, डबल कट? को कुछ नहीं ध्यान देना है इनका, कुछ भी ध्यान नहीं देना। आपको बस इतना सा देखना है कि भाई दांतों की जो सिंगल कट, डबल कट क्यों लगाते हैं? भई हम कटिंग एज के तौर पर प्रयोग करते हैं। जिसका प्रयोग आपको फिनिशिंग ज़्यादा देनी हो तो वो डबल कट हो गया। सामान्यतः प्रयोग करने हैं तो वो आपका सिंगल कट हो जाएगा। आपने देखा चौथी ये रेती हम पढ़ रहे हैं आकृति के अनुसार। तो हमने देखा सबसे पहले फ्लैट रेती, उसमें सिंगल या डबल दोनों लगा सकते हैं। फिर आपने देखा जो कौन-सी है मील रेती, उसमें सिंगल कट हो गया। फिर आपने देखा त्रिभुजाकार, डबल कट हो गया। इसमें देखा कि भई इसमें आपकी जो रेती है जिसमें आप वर्गाकार बोल रहे हो उसमें डबल कट हो गया। तो कहने का मतलब है वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल कट और डबल कट को स्पेशली मेंशन करो, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं सिंगल कट भी हो सकती है, डबल कट भी हो सकती है, ठीक है? इसे चौरस रेती भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भी चौरस रेती। क्यों कहते हैं इसे चौरस रेती? क्योंकि भाई चारों भुजा आपकी समान आगे की। इसका उपयोग वर्गाकार, आयताकार, फ्लोट, चाबी घाट, कीवे व स्पाइल शाफ्ट की फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब इसका प्रयोग वहां करेंगे जहां पर आपको चारों कॉर्नर, चकोर कॉर्नर या फिर आपकी ये कहें कि भी चाबी घाट की घाट मतलब जहां पर आपकी ऐसी शेप है जिसमें आपके चार खाने बन रहे हो, उसी को बोलते हैं कीवे। में स्पाइल शाफ्ट की फाइलिंग करने के लिए वहां पर आपको फिनिशिंग या अवांछित भाग को हटाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो वर्गाकार। क्लियर है? एक बार ये पूरी कर लेते हैं,
फिर स्टार्टिंग में चलेंगे और वहां मैं आपको फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट है जी गोल रेती। गोल रेती तो आगे की शेप कैसी नजर आएगी, बिल्कुल गोल नजर आएगी। गोल रेती का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है, आगे से वृत्त के आकार गोलाकार रहेगा। इस रेती का संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट दांते लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, सिंगल कट दांते लगे होते हैं, ठीक है। इस रेती का उपयोग वर्गाकार या वृत्त सतहों पर कर्व्ड सरफेस पर अवांछित भाग को हटाने के लिए या रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है जी आपकी अर्ध गोलाकार रेती, हाफ, वो है राउंड, ये है हाफ राउंड। इस रेती का अनुप्रस्थ काट आगे से अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। इस रेती का उपयोग समतल व अनांतरिक आंतरिक वर्गाकार दोनों प्रकार की सतह को रेतने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कुछ भी नहीं देखना, बस ये वर्गाकार होगी, ये अर्धवर्गाकार होगी, ठीक है। आगे से देखने से ये बिल्कुल गोल नजर आएगी और ये आगे से देखने के लिए हाफ मून जैसी आपको नजर आएगी। आप देख पा रहे हो आगे से ये कैसी है, हाफ मून जैसी आगे से, तो यही यहाँ पर शो कर रहा है, क्लियर है। और ये आगे से बिल्कुल क्या रहेगी, ये आगे से बिल्कुल गोल रहेगी, तो ये यहाँ शो, क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाए, ये अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा हाफ राउंड, आगे से जो अर्ध गोलाकार है हाफ राउंड हो गई, ये आपकी स्क्वायर होगी। आपके टिप को देखना है, ये आपकी गोलाकार होगी राउंड, ये आपकी फ्लैट होगी, मैंने बोला था आयताकार होती है जो प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, ये आपकी त्रिभुजा। तो उन्हीं रेतियों को मैंने कहा कि भी देखने से, अब ऊपर से देखने से ऑलमोस्ट सेम नजर आएगी, लेकिन जब आप इसके टिप की तरफ देखेंगे तो आपने देखा कि भाई अगर टिप बिल्कुल आपकी चारों भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर है तो वो आपकी कौन सी रहेगी, स्क्वायर रहेगी, जो चारों कॉर्नर को चकोर कुछ चीजों को रेतने के लिए काम आती है। आगे से गोल होगी तो आपकी राउंड हो जाएगी, गोलाकार राउंड शेप। आपकी हाफ होगी तो हाफ राउंड हो जाएगी। फिर आपने कहा कि भी आगे से फ्लैट रहती थी, वो आपके से आयताकार होती है। फ्लैट रहती है, आगे से क्या होती है, आयताकार होती है, जो सामान्यतः प्रयोगशाला में प्रयोग में लाई जाती है। तो वो टिप को देखने से, अगर तीनों फलक आपके एक जैसे समतल समबाहु त्रिभुज आकार के हो तो आपके ट्रायंगुलर हो। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलने से पहले एक बार उसी पेज पे हम वापस चलते हैं जहां पर हमने रेतियों को स्टार्ट किया। उसमें से मेन रेती को उठाया हमने। सबसे पहले हमने देखा कि प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई जाती है वो फ्लैट रेती। प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली फ्लैट रहती, रिवाइज कर रहे हैं ताकि चीजें अपने माइंड में सेट हो। तो सबसे पहले फ्लैट रहती, कैसे पता चलेगा कि क्योंकि इसके आगे की जो टिप का साइज है वो आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। तो ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो फ्लैट रहती या हस्त रहती दोनों के लिए, तो इसके जो आगे का जो आकार रहेगा वो कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा। आगे आयताकार, इसके जो टिप का साइज रहेगा वो कैसा रहेगा, आयताकार साइज रहेगा। हस्त रेती की बात करूं चाहे आपकी फ्लैट रेती की बात करूं, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों की ही बात हो रही है। फिर आपकी मील रेती में मैंने क्या बताया, मील मतलब जिसमें मील मतलब कोई कारखाना चारों साइड से बराबर हो, तो हमने कहा कि इसकी पूरी लंबाई के दौरान इसकी मोटाई और इसकी क्या, मोटाई और इसकी लंबाई, मोटाई और इसकी चौड़ाई, मोटाई ये चौड़ाई होगी और ये मोटाई होगी, ये पूरी लंबाई के दौरान समान रहेगी। सिंगल कट, इसमें आपके सिंगल और डबल कट दांते लगे होते हैं, फ्रंट और बैक दोनों में। मील रेती में आपके सिंगल कट दांते लगे होते हैं। फिर आपकी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार में आपको क्या देखना था कि टिप के साइज एक समबाहु त्रिभुजाकार के हो। और कहाँ यूज करेंगे, चकोर या फिर वहां पर जहां पर 3 खाने लगे हो वहां पर रेतने के लिए इसका प्रयोग किया। फिर है वर्गाकार, आगे की जो फलक टिप रहेगी वो समकोण, मतलब नहीं समकोण नहीं, यानी कि चारों भुजा बराबर, यानी कि प्रत्येक फलक के भुजा के बीच में जो कोण रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। फिर आपकी गोल रेती, आगे से आपकी राउंड शेप, जो आपकी किसी राउंड शेप में रेतने के लिए काम आती है। अर्धगोलाकार, आगे से आधे चांद मून की तरह, और है हाफ नाइफ, बिल्कुल तीखी हो आगे से, चुभने वाली, वो आपकी हो जाएगी नाइफ एज रेती। तो मुख्य मुख्य रेती हमने आकृति के आधार पर देख ली। अब है नेक्स्ट कौन सा, दांतों की कटिंग के आधार पर। दांतों की कटिंग के आधार पर हम फाइल के प्रकार देखते हैं। तो नेक्स्ट है जी, दांतों की कटिंग के आधार पर, दांतों की कटिंग के आधार पर फाइल के प्रकार, है ना। दांतों की कटिंग सबसे पहले कौन सा है, सिंगल कट रहती, सिंगल कट लगाओ। आप देखोगे कि भाई इस फाइल पर दो डायग्राम मैंने जानबूझ के दिए हैं, देखो ये सिंगल कट लगे हैं और यहाँ पर देखो ये डबल कट, ये सिंगल कट ये डबल। सिंगल कट में आप देखोगे एक ऐसी शेप, और डबल कट में देखोगे ये सिंगल कट है यहाँ तक और फिर यहाँ पर देखो ऐसे डबल कट। तो दो डायग्राम यहाँ जानबूझ के यहाँ लिए गए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं कि भाई ये आपका सिंगल कट है, सिंगल कट है, देखने से पता लग जाए कि भाई ये सिंगल कट है या डबल कट, और ये आपका डबल कट है, ये आपका कौन सा है, डबल कट। सिंगल कट में जो आपके कटिंग एज होंगे, ये रेखाएं परस्पर समांतर होती है, सारी रेखाएं समांतर होती है, और फलक के केंद्र से इनका जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो सिंगल कट में
सिंगल कट में जो आपका कटिंग एज का जो फलक बनेगा वो आपका केंद्र से 60 डिग्री का बनेगा। केंद्र से कितने डिग्री का? आप देखोगे अगर इस रेखा को मैं अगर सीधा आगे बढ़ा दूं तो ये केंद्र जहां से, तो यहाँ से लेकर इस एज का, यहाँ से लेकर ये वाला कोण, 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 किसी भी एज पे माप लेना, ये कितने डिग्री का नजर आएगा? सर ये 60 डिग्री का नजर आएगा। जबकि डबल कट में पहला कोण आपका 70 डिग्री, पहला कोण आपका 70 डिग्री और दूसरा कोण आपका 50 डिग्री या 51 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंगल कट का 70 डिग्री और दूसरा जो डबल कट का है वो आपका 50 या 51 डिग्री, 50 और 60 के बीच में होता है और सामान्यतः हम 51 डिग्री का प्रयोग में लाते हैं। ये रेतियों में दांते फलक पे एक सीधी रेखाओं के समांतर होते हैं और इसका केंद्र से कोण है वो 60 डिग्री का होता है। इन रेतियों को धातु कम काटती है। ये रेतियां क्योंकि सिंगल ही कट है, मैंने क्या कहा था, सामान्यतः जो प्रयोग करते हैं वो सिंगल कट की, और जो फिनिशिंग अच्छी करनी हो तो डबल कट की, और ज्यादा करनी हो तो राफ्ट जिसपे उभरे हुए भाग हो, है ना। तो कह रहे हैं कि इस रेतियों में धातु कम कटती है परंतु सतह अच्छी प्रकार से प्रकृष्ट चिकनी हो जाती है, फिनिशिंग अच्छी से होती है लेकिन काटती कम है। इन रेतियों का प्रयोग औजार की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल कट में बस जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई इसका जो सिंगल कट की समांतर रेखाओं का जो कोण बनता है, केंद्र से जो कोण बनेगा या एज से जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। सिंगल कट में सिंगल दांते रहेंगे। अब बात करते हैं जी डबल कट। डबल कट रेती में सिंगल कट का जो एज था, सिंगल कट में जो एज था वो 60 डिग्री, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं, ये डबल है। तो डबल में हम ये नहीं कहेंगे कि पहला सिंगल का 60 ही रहेगा, फिर तो वो बहुत ही वाइड हो जाएंगे, बहुत ही वाइड हो जाएंगे। तो पहला कोण जो आपका रहेगा वो आपका 70 डिग्री का रहेगा, वाइड नहीं क्लोज हो जाएंगे, 60 पे तो एंगल आपका पास होगा, क्लोज हो जाएंगे, 70 का रहेगा। और फिर दूसरा जो डबल कट का जो कोण है वो 50 से 60 के बीच में रखना है, फिर सामान्यतः हम 51 डिग्री का रखते हैं। इन रेतियों के दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में काटती है। समांतर थी तो वो ऐसे थी, इनके बीच में प्रत्येक में गैप क्या था? समान था। प्रत्येक के बीच में गैप क्या था? समान था, समांतर चल रही थी। ठीक है, लेकिन विकर्ण के तौर पर काटते हैं तो डबल में ऐसे चलेंगे, विकर्ण के तौर पर काट दिया, विकर्ण विकर्ण के तौर पर काट दिया, तो ये यहाँ पर कोई शेप उठा के देखोगे तो आपको बिल्कुल कैसे नजर आएगी? आयताकार, आयताकार नहीं वर्गाकार, वर्गाकार नहीं, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसी शेप नजर आएगी जिसमें चारों भुजाएं आपकी समान हो, तो विकर्ण काट रहे हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति ओवरकट कहलाती है। दांतों की प्रथम पंक्ति, ये जो प्रथम पंक्ति है ना दांतों की, ये क्या कहलाती है? दांतों की प्रथम पंक्ति, हाइलाइट कर देते हैं इसको, दांतों की प्रथम पंक्ति ओवरकट कहलाती है, ओवरकट कहलाती है। ठीक है, ये कट आपसे पूछा जाएगा दांतों की प्रथम कट कट का एंगल कितना है, और प्रथम कट का हमने नाम क्या रख दिया? दांतों की प्रथम पंक्ति का हमने नाम रख दिया ओवरकट। तो ओवरकट एंगल भी पूछ लिया जा सकता है, तो ओवरकट एंगल है वो 60 डिग्री बनाती है। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जो 51 डिग्री के कोण पर बना होता है। दूसरा कट क्या होता है? 51 डिग्री। और सामान्यतः ये कट 51 से लेकर कहाँ तक? हम कहेंगे 51, 50 से लेकर, ज्यादातर हम 51 का यूज करते हैं, लेकिन 50 डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच में हो सकता है? 60 डिग्री। 51 कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, लेकिन बस बुक में है तो इस वजह से मैंने। डबल कट रहती है, सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु हटाती है परंतु इसके द्वारा सतह चिकनी नहीं होती। सिंगल कट आपकी धातु कम हटाती है लेकिन स्मूथिंग अच्छे से देती है, सतह को चिकनी बना देती है। डबल कट रहती आपकी सतह को जल्दी हटाएगी लेकिन स्मूथिंग अच्छी से नहीं, तो खुरदरा करते हुए चलेगी। डबल कट है, एक ने अगर फिनिशिंग दे दी तो भी दूसरी वाली उसके साथ ही, डबल कट है तो वो खुरदरा बनाते हुए चलेगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। इस रेती का प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है, फिनिशिंग के तौर पर हम सिंगल कट का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला जो कट है उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने ओवरकट बोल दिया जो 70 डिग्री का है। दूसरा जो विकर्ण के तौर पर इसने काटा उसका एंगल 50 से 60 डिग्री के बीच में होता है। 50 से 60 डिग्री के बीच में होता है ये 70 डिग्री, और ये 50 से 60 डिग्री के बीच में सामान्यतः हम 51 डिग्री का प्रयोग करते हैं। सिंगल कट के तौर पर हटाएगी कम, फिनिशिंग अच्छी करेगी। डबल कट में हटाएगी ज्यादा लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं करेगी, क्योंकि एक ने फिनिशिंग की तो दूसरा साथ ही साथ आपका क्या कर देगा? खुरदरा भाग दोबारा से इंक्रीज कर देगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है जी आपका कौन सा? नेक्स्ट है जी आपका रास्प कट। रास्प कट जिसमें उभरे हुए भाग हो, आप देख पा रहे हो इसमें उभरे हुए भाग रहे। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों को सामान्य इन रेतियों के दांते सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं। मतलब सिंगल कट और डबल कट में समांतरली नहीं चलते,
है ना? यहाँ पर तो दूर-दूर है ना भागों को पंच के तौर पर उभार कर बनाए जाते हैं, उभरे हुए भाग होते हैं, खुरदरा होते हैं, बिल्कुल साफ नज़र आएगा। खुरदरी तो वो भी रेती होती है, देखने से आपको पता लग जाएगा कि भी सिंगल कट है, डबल खुरदरी तो लगेगी, लेकिन इसमें तो बिल्कुल पंच के तौर पर उभरे हुए नज़र आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या लेके आते हो? वो लेके आते हो ना, जावा बोलते हैं, चावा या झावा जिसमें काँटे के तौर पर ऐसे नहीं होते उभरे हुए भाग? साफ-साफ नज़र आएँगे इसके ऊपर, ठीक है? इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ तथा घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए, ठीक है? लकड़ी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें उभरे हुए भाग हैं, रबड़ तथा घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए चमड़ा तथा नरम धातु, चमड़े तथा नरम धातु, ज़्यादा हार्ड चीज़ों को ये नहीं कर प्रयोग में ली जा सकती क्योंकि फिर तो इसके ये जो पंच जो ये उभरे हुए भाग है, ये खुद ही अपने ब्रेक होने लग जाएँगे। इस वजह से जो सॉफ्ट चीज़ें होती है, चमड़ा हो गया या फिर धातु हो गया, उसके टाइट धातु नहीं, सॉफ्ट धातु को ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, खास करके लकड़ी, रबड़ व घोड़े के खुरों को आपके रेतने के लिए, मुलायम करने के लिए इसका प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब है राष्ट्रकृत रेती को देखते ही पहचान लोगे ना, जिसमें पंच के तौर पर उभरे हुए भाग होते हैं, वो आपकी राष्ट्रकृत। फिर है जी वर्ताकार कट रेती, वर्ताकार सर्कुलर कट रेती। इसमें जो आपके दांते के जो शेप होते हैं वो वर्ताकार नजर आएंगे, बस और कुछ नहीं है। इस रेती के दांते फलक पर सीधे न बनकर वर्ताकार आकृति के तौर पर एक दूसरे के समांतर चलते हैं। आप कहोगे सर समांतर कैसे चले? समांतर कैसे चले? ऐसे वही समांतर ये ऐसे हैं, ऐसे समांतर चलेंगे। जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ रहेगी, जितनी दूरी वहाँ है इतनी। ऐसे समांतर नहीं है, सीधी रेखा में तो समांतर नहीं है, लेकिन समांतर का मतलब होता है दूरी बीच में बराबर रहे, तो समांतर है, चाहे वो सर्कुलर शेप में हो लेकिन है वो समांतर, ठीक है? इसके इसे विक्सन या इसका नाम याद रख लेना, पेपर में पूछा नहीं गया लेकिन याद रख लेना, विक्सन या रिजिड फाइल भी कहते हैं। इसे विक्सन या रिजिड फाइल कहते हैं, विक्सन या रिजिड फाइल कहते हैं, ठीक है? जिसमें सर्कुलर आपके दांतों की शेप बनी हो उसे विक्सन या रिजिड फाइल कहते हैं। इसका उपयोग मुलायम धातु के लिए किया जाता है, जैसे एल्यूमीनियम, चाहे आपकी डबल रास्प रहती हो, चाहे आपकी वृत्ताकार रहती हो। इसका प्रयोग मुलायम चीजों को काटने के लिए, जैसे टीन, तांबा, इन चीजों को काटने के लिए, रेतने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में पदार्थ को हटाया जा सकता है क्योंकि सिंगल कट है। सिंगल कट में आपका हटेगा कम, फिनिशिंग ज़्यादा होगी। डबल कट में हटेगा ज़्यादा, फिनिशिंग आपकी कम रहेगी, ठीक है? उल्टा बोल दिया, सिंगल कट में हटेगा कम, फिनिशिंग ज़्यादा होगी, डबल कट में हटेगा ज़्यादा, फिनिशिंग कम होगी। अब देख लीजिए सिंगल कट, डबल कट, रास्प, उभरे हुए भाग और ये सर्कुलर से, ठीक है भाई? इसका प्रयोग हम ज़्यादा हटाने के लिए, लेकिन फिनिशिंग कम रहेगी। लिख दूँ थोड़ा-थोड़ा? क्या कहेंगे? आपकी हटाया जो जाएगा, अरे! कम हटेगा पर फिनिशिंग ज़्यादा होगी, सिंगल कट में। डबल कट में क्या कहेंगे? ज़्यादा हटेगा, है ना? ज़्यादा हटेगा, लेकिन फिनिशिंग कम हो, ठीक है? ये दोनों बातें इसके लिए लागू होती हैं, सिंगल कट, डबल कट में ये दोनों बातें, ठीक है? ये आपका वहाँ पर ये दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मुलायम जगहों पर, जैसे घोड़े के खुर को साफ करना हो, इसमें क्या रहता है? भई आपके पंच के तौर पर उभरे हुए भाग होते हैं, इसमें सर्कुलर शेप में आपके रहते हैं, मुलायम जगह पर इसका प्रयोग। फिर लास्ट आ गया जी दाँतों की ग्रेड के आधार पर। दाँतों की ग्रेड के आधार पर। अब आप कहोगे सर याद क्या करना है? ये तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। भाई जितना तुम लोगों ने सुन लिया और पढ़ लिया ना उससे बात बन जाएगी। विश्वास रखिए आप मेरी बात का। आप विश्वास रखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम देके पूछ लेगा, पहचानने के लिए पूछ लेगा, बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें रफ रेती है। रफ रेती में ये ध्यान रख लेना 1 सेंटीमीटर में 8 दांते होते हैं। 8 दांते, कर्तन जो दांते हैं ना 8 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं।
इसमें दांते मोटे होते हैं क्योंकि भाई कम दांते हैं तो दांतों की मोटाई ज्यादा रहेगी, दांते मोटे होते हैं, है ना, ज्यादा दांते मोटे होते हैं, सबसे ज्यादा मोटे दांते होते हैं क्योंकि कम दांते हैं तो मोटे दांते लगाएंगे। सबसे अधिक धातु भी उतारती है क्योंकि भाई मोटाई ज्यादा है तो बहुत अच्छे से फिनिश करेंगी। सबसे अधिक धातु भी उतारती है, ठीक है। सबसे अधिक ये फिनिशिंग मतलब ये सोच लो कास्टिंग ज्यादा है, दांतों की मोटाई ज्यादा है, दांतों की ग्रेड के अनुसार कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में 8 दांते हैं, खुले खुले लगे हैं, खुले खुले लगे हैं तो कम लगेंगे, मोटे लगेंगे तो भी काटेंगे भी ज्यादा, ठीक है। इसका ये रेतियां कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती है, इसलिए इनका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। स्लिप क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है कि कठोर दांतों पर ये क्या रहेगी, स्लिप रहेगी, क्योंकि दांतों की शेप मोटी है तो स्लिप घर्षण नहीं बनेगा। इसलिए मुलायम जगहों पर ये जो खुरदरे भाग है दांते हैं वो अच्छे से इसकी फिनिश। कहने का मतलब है कि रफ दांती पर प्रति सेंटीमीटर 8 दांते होते हैं, जबकि बास्टर्ड रेती पर है ना प्रति सेंटीमीटर 12 दांते होते हैं, प्रति सेंटीमीटर 12 दांते होते हैं। यह एक मध्यम ग्रेड की रेती है, ये एक मध्यम ग्रेड की रेती है। इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की सतहों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली रेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बार बार, है ना। इस वजह से यहाँ मैं आपका स्पेशल मेंशन कर देता हूँ। प्रयोगशाला में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली वो तो थी आपकी फ्लैट रेती, किसके अनुसार, आकृति के अनुसार। लेकिन ग्रेड के अनुसार एक जाती है आपकी, कौन सी है, बास्टर्ड रेती, प्रति सेंटीमीटर 12 दांते हैं। और ये सॉफ्ट और मुलायम दोनों प्रकार की सतहों पर प्रयोग लाई जाती है। भाई आपकी या तो सतह सॉफ्ट होगी या आपकी आपकी क्या रहेगी, सॉफ्ट या मुलायम बोल दिया, या तो आपकी सॉफ्ट रहेगी सतह, मुलायम होगी, या आपकी रफ सतह होगी। इन दोनों पर ये प्रयोग में लाई जा सकती है, इस वजह से सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली आपकी बास्टर्ड। प्रयोगशाला में सबसे अधिक कौन सी प्रयोग, अब प्रयोगशाला तो हर जगह तो नहीं, आपके घरों में किसी बाहर आजू बाजू कहीं भी आपकी रेती का प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रयोगशाला तो आपकी लिमिटेड सी होती है, इस वजह से ये नहीं कह सकते कि आपकी जो फ्लैट रहती थी वही सबसे ज्यादा प्रयोग हुई, नहीं, प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा प्रयोग होगी वो फ्लैट रहती होगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है जी बास्टर्ड, प्रति सेंटीमीटर 12, बैस है बास्टर्ड, बैस है 12। और जो आपकी पिछली थी रफ वो थी 8 सेंटीमीटर प्रति दांत, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि इसको दोनों प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर है जी सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती, इस रेती में प्रति सेंटीमीटर 16 दांते होते हैं, प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह बास्टर्ड रेती से अधिक में महीन, है ना, महीन रेती होती है, मतलब उससे ज्यादा इस पे दांते हैं तो इसका मतलब इससे ज्यादा आपकी फिनिशिंग करेगी। यह अच्छी प्रकृष्ट सतह पर प्राप्त होती है। बस पढ़ लेना कि सेकंड कट रेती में सबसे पहले रफ में 8, फिर 12, फिर आपके 16, बास्टर्ड में 12, बास्टर्ड को याद रखो, बैस से बास्टर्ड, बैस से 12, फिर आपकी है सेकंड कट में 16, फिर है जी लास्ट आपकी सेकंड लास्ट है जी समूथ रेती। समूथ यह रेती बहुत कम मात्रा में धातु उठाती है, इसलिए ये हल्के कामों में प्रयोग ली जाती है। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, मैंने कह दिया था कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, नहीं, इसमें दांतों की संख्या बहुत बहुत ही ज्यादा है प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब ये खुद ही समूथ है। कोई चीज स्मूथ कब होगी, जब बिल्कुल सतह पे कोई खुरदरापन ना हो। तो प्रति सेंटीमीटर बहुत दांते लगे हैं तो भाई देखने से पता ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि सारे दांते, सारे जो कटिंग एज है ना वो आपस में मिले हुए हैं, तो एक प्लेन सी सतह बनाएगी। इस वजह से ये रेतने का काम भी कम करेगी। यह रेती बहुत कम मात्रा में धातु उठाती है, इसलिए हल्के कामों में प्रयोग की जाती है। इस दांत रेती में 20 से 24 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, इसके द्वारा अधिक परिपक्व सतह प्राप्त होती है। परिपक्व मतलब प्लेन सतह, परिपक्व परिपक्व सतह प्राप्त होती है, ऐसे लगेगा चिकनी सतह होगी रेती की, खुद ऐसे देखने से पता लगेगा कि भाई रेती तो यार ये बिल्कुल ही सपाट है, इसलिए खुद भाग को कम हटाएगी। एक है सुपर हेड स्मूथ रेती। स्मूथ मतलब खुद स्मूथ है, ये सतह को स्मूथ नहीं कर रही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 20 से 24 दांते हैं और इसमें 1 सेंटीमीटर में 40 से 65 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। देखने से पता ही नहीं लगेगा कि दांते लगे हैं कि नहीं लगे। आपको देखने से पता लग रहा है कि मेरी यहाँ स्किन पर कोई खुरदरापन है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल सपाट है ये तो सतह है। लेकिन जब बहुत ही टेलीस्कोप से देखेंगे तो पता लगेगा बहुत सारे उभरे हुए भाग भी है। तो ये रहती है ना, 1 सेंटीमीटर में 40 से 65 दांते हैं, तो देखने से हाथ फेरोगे ऐसे लगे यार इस पे तो एज ही नहीं है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत छोटे 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 छोटे, है ना, आपके कटिंग एज लगे होते हैं, जो आपके बहुत ही
कम भाग को हटाएंगे और ये खुद आपकी बहुत स्मूथ होगी। तो स्मूथ रेती जिसपे प्रति सेंटीमीटर आपके 20 से 24 और सुपर स्मूथ होगी तो आपके 40 से लेकर 65 तक दांते प्रति सेंटीमीटर लगे होते हैं। इसका उपयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा परिकृष्ट सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब ये सोच लो जहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी फिनिशिंग हो चुकी हो और अब आपको लगता है कि भैया इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, तब इससे इस रेती का कहेंगे ना कि इसके बाद तो भाई फिनिशिंग नहीं होगी, बोले रुको अभी भी फिनिशिंग होगी। चलो सुपर हेड स्मूथ रेती को ले आए, वो आके लगेगी उसमें बहुत ही बारीक तरीके से 1 सेंटीमीटर में 40 से 65 दांते हैं, तो वो बहुत ही हल्की फुल्की स्मूथिंग करेगी। लेकिन आपने तो छोड़ ही दिया था, अब स्मूथिंग नहीं होगी, बहुत ही चिकनी सतह। लेकिन जब इस रेते का प्रयोग करेंगे तो वो और भी ज्यादा इसको चिकना बना देगी, लेकिन वो होती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन बहुत ही हल्के 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 बुरादे के तौर पर बहुत छोटे छोटे। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी कौन सी सुपर हेड स्मूथ रेती। एक बार इसको थोड़ा सा और नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले हमने देखा रफ रेती 8 दांते प्रति सेंटीमीटर, फिर आपकी बास्टर्ड रेती जो सबसे ज्यादा प्रयोग में ला जाती है 12 दांता, फिर सेकंड कट रेती 16 दांते, फिर आपके स्मूथ रेती तो हम कहेंगे स्मूथ रेती में 20 से 24 और सुपर हेड स्मूथ है वो उसमें 40 से 65। आइए अब इनको देख लेते हैं। रफ रेती में दांते कितने हैं? हम कहेंगे 8 दांते एज दांत द लिख दूं या फिर क्या कटिंग एज कटिंग एज पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे कटिंग एज प्रति सेंटीमीटर समझ गए। फिर है जो बास्टर्ड, बै से बास्टर्ड और बै से ही हम याद करेंगे 12 कटिंग एज है ना, 12 कटिंग एज दांते मतलब एज दांते प्रति सेंटीमीटर। सेकंड कट में 16 कटिंग एज प्रति सेंटीमीटर है ना। फिर है जी स्मूथ, तो हम क्या कहेंगे 20 कटिंग एज प्रति सेंटीमीटर है ना, प्रति सेंटीमीटर। और ये है जी डार्क मतलब डेड स्मूथ जिसकी बहुत ज्यादा स्मूथिंग है तो हम क्या कहेंगे 40 से 60 कटिंग एज प्रति सेंटीमीटर। और ये बहुत ही अच्छे वाली लास्ट में ये लगता है कि इसके बाद तो चिकनी नहीं होगी, उसके बाद भी सतह को चिकने के लिए चिकनी के तौर पर चिकनाई के तौर पर फिनिशिंग के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन वो होती हुई दिखाई नहीं देगी। बस आपको ध्यान रखना है कि बुरादे के ऐसे छोटे छोटे कण को वो फिनिश कर रही होगी है ना, तो आपकी फिनिशिंग चिकनाट को और ज्यादा मजबूत करेंगे। कटिंग एज प्रति, ठीक है भाई। अब कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। लंबाई के आधार पर भी आपकी कटिंग फाइल का डिसाइड किया गया है। महीन कार्य के लिए वो है 100 से 150। मैंने क्या कहा था ज्यादातर जो प्रयोग में लाई जाती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर, लेकिन फाइल के तौर पर आप दोनों ध्यान रखेंगे 100 से 150 mm और 10 से 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के तौर पर भी फाइल को मांगा जाता है। फिर थोड़ा सा 50 की विंडो बढ़ा दी 100 से 150, 150 से फिर 50 से विंडो बढ़ाई 150 से 200, ये मध्यम कामों के लिए 15 से 25। भाई mm है तो 10 से भाग करते हुए चलेंगे है ना, 10 से भाग करते हुए चलेंगे तो 15 से 25 सेंटीमीटर। भारी कामों के लिए 250 से लेकर 450 तो वो हो जाएगी 25 से लेकर 45, दोनों में ध्यान रखेंगे। अगर आपने पूरे टूल्स mm में ध्यान रखे तो mm में ध्यान रखो और सेंटीमीटर में आ जाए तो 10 से भाग कर देना। 100 से 150, फिर 150 से 250 और 250 से 450। तो 100 से 150 है तो 10 से 15, फिर 150 से 25 है तो क्या बोलेंगे 15 से 25 सेंटीमीटर, और ये है 250 से 450 तो 25 से 45 सेंटीमीटर। रेती का प्रयोग करते समय किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले किसी नरम धातु पर चलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहले प्रयोग करने से पहले उसको पहले नरम धातु पर, क्योंकि भाई उस टाइम ना उसका बहुत ही ज्यादा शार्प उसके कट लगे होते हैं, इस वजह से पहले उनको नरम, कोई भी चीज का प्रयोग करने से पहले डायरेक्ट उस स्थान पर प्रयोग ना करें, पहले उसको प्रयोग करके देख लेना चाहिए, नरम धातु पर लगाइए ताकि उसमें उस रेती को बनाते टाइम भी उसके दांतों को उभार करते टाइम उसकी भी फिनिशिंग नहीं हो चुकी होती। तो सबसे पहले नरम धातु पे चला लेंगे तो पहले रेती की भी फिनिशिंग हो जाएगी, समझ रहे हो ना। रेती का प्रयोग करते समय बार बार जो पर न मारे, इससे दांते के खराब होने, जो पर मारना नहीं है, रगड़ना है, मारे मत, ठीक है। मारने का इन द सेंस ये नहीं कि भी ऐसे नहीं मारना, मारने का मतलब ये है कि भी रगड़ के फिर देख लीजिए कि भी आपके दांतों की धार बन गई है या फिर फिनिशिंग हो गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और प्रयोग कर लेते हैं। ये नहीं कि भी फिनिशिंग करते रहना, इस वजह से आपकी रेती के दांते, मारने का मतलब ये नहीं है ऐसे चला के मारना, कहने का मतलब है कि भी एक बार देख लीजिए
फिनिशिंग हो गई ठीक है, नहीं हुई, यहाँ भाग रह गया, अब फिर से फिनिशिंग। ये नहीं कि भी फिनिशिंग आप रेती के सहारे ही सारा आप शेप को ही हटा दो। कटिंग के तौर पर कटिंग जो औज़ार आपके पास उससे काटिए और फिर फिनिशिंग के तौर पर आप रेती का प्रयोग कीजिए। हमारे घरों में पहले के टाइम की बात है गंडासा होता था, हरा चारा काटने वाला, ठीक है? और हमारे घर में मेरे पापा जी बड़े एक्सपर्ट थे रेती मारने के लिए, वो रेती वग़ैरह मारते थे। अब मेरे चाचा एक बार रेती मारने लग गए, तो गंडासे का जो जो आपके होते हैं ना जिसे आप काटते हो चारा, ठीक है? तो उसके उसके ऊपर रेती मारने लग गए, तो उनको नहीं मारनी आई, तो मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, उनको पता नहीं लगा। लगभग 15-20 मिनट के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि बुरादा है ना साइड में बुरादा नीचे गिर-गिर के ना बुरादे के बहुत सारी कतार बन गई थी ब्राउन-ब्राउन डार्क आपकी स्लेटी से रंग की। फिर मेरे पापा ने कहा, "अरे! तूने तो सारा गंडासे की धार ही खराब खराब कर दी।" तो पता नहीं लगा उनको बुरादे के तौर पर भी उनको लगा भी शार्प हो रहे हैं शार्प। वो तिरछी तिरछी चलानी होती है थोड़ी, वो उनके ऊपर ही ऐसे लगे हुए थे। थोड़ा-सा तिरछा करके ऊपर ही लगे थे, तो सारी धार खराब कर दी थी। कहने का मतलब ये एक्सपर्ट वाला काम होता है, इसको सीखना पड़ता है पहले। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए ताकि रेती की सफाई हो जाए और समय-समय पर फाइल कार्ड से फँसे हुए लोहे के कणों को क्या करता रहना चाहिए, साफ करना चाहिए। बस ये रीति का प्रयोग करते हैं। ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लंबाई के आधार पर ध्यान रख लेना 100 से 150 फिर 150 से 250 और फिर 250 से 450 एमएम में है, सेंटीमीटर में 0 हटाते हैं। तो ये था भई आपका फाइल से रिलेटेड टॉपिक होप सो मैं आपको ये याद कराने में या फिर थोड़ा-सा लिंक बना के समझाने में कामयाब रहा होगा। अब एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 101% आपका पूछा जाएगा और एक-एक करके ही हमें अपने सिलेबस को कवर ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। स्टार्टिंग में मैंने रिवाइज़ करवाया, अगली क्लास में फिर से कराऊँगा, भागा मत करो। अब आपका भी दायित्व बनता है कि इस टॉपिक को आप रिवाइज़ के लिए ऐप पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से 5 मिनट के अंदर सारा रिवाइज़ कर लें, ठीक है? और मैं कब तक पेपर के 2 दिन पहले क्या आप मेरी सारी क्लास देखोगे? नहीं देख पाओगे, उस टाइम पीडीएफ को ही रिवाइज़ करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग